अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोमांटिक उर्दू नावल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं लाई हूँ आपके लिए नावल का अगला हिस्सा। नावल शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का नावल। मरियम सहरी के वक्त जाग रही थी, लेकिन वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। वो सबके सो जाने का इंतज़ार करने लगी। 2 घंटे बाद वो अपना हैंड बैग पकड़े कमरे से बाहर निकली और दबे पाँव चलने लगी। चौकीदार को इसने किसी काम से भेजी थी और हसन को, जो कि इसका मुंतज़िर बैठा था गाड़ी में, जैसे ही मरियम ने घर से बाहर कदम रखा, वो गाड़ी गेट के सामने ले आया और मरियम फुर्ती से गाड़ी में बैठ गई। मुबादा कोई देख न ले, सर और मुँह इसने चादर से छुपा रखा था। वो चादर जो इसने कभी इज़्ज़त बचाने के लिए नहीं ली थी, आज अपने मुफाद के लिए मरियम ने इस चादर से खुद को ढांपा। हसन ने गाड़ी स्टार्ट की और चंद ही मिनटों में वो दोनों काफ़ी दूर निकल आए। गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। हसन ने एक जगह गाड़ी रोकी और कोई सुनसान वीरान सी जगह देखनी थी। मरियम उस वाली नज़रों से इसे देखने लगी। हसन ने इसे खुद से करीब करके सीने से लगा लिया। मरियम ने आंखें बंद कर ली। बस कुछ ही देर में हम दोनों का निकाह हो जाएगा, हसन इससे अलग होते हुए बोला। तुमने सब तैयार कर रखा है? मरियम को इस बात की फ़िक्र थी। बिल्कुल हर चीज़ तैयार है, सिर्फ हम दोनों का इंतज़ार है। हसन इसके बिल्कुल पास था, इतना कि फासला सिर्फ 1-2 इंच का ही होगा। हसन इसके चेहरे पर झुका। मरियम ने मुंह नीचे कर लिया। थोड़ी देर इंतज़ार कर लो, मरियम आहिस्ता से बोली। जब तुम हो ही मेरी तो फिर जल्दी या देर से क्या फ़र्क पड़ता है? हसन ने इसकी कमर पर हाथ डालकर इसे अपने पास किया और अपने होंठ इसके होंठों पर रख दिए। मरियम को इसका इस तरह से करना अच्छा नहीं लगा, तो जैसे ही इसने मरियम को छोड़ा वो मुंह मोड़कर बैठ गई। हसन मुस्कुराते हुए गाड़ी चलाने लगा। जो लोग इस गुनाह में मुलव्विस हैं वो समझते हैं कि छुप कर यह सब करेंगे तो किसी को मालूम नहीं होगा। बेशक किसी को मालूम नहीं होगा, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना। इस ज़ात से जो कुछ भी मख्फी नहीं है। हैरत की बात है, लोगों का डर है और अल्लाह का नहीं। गैर मुस्लिम तो मानते ही नहीं कि इस ज़िंदगी के बाद भी दोबारा ज़िंदगी मिलेगी, इसलिए तो वो इस दुनिया को ही सब कुछ समझ कर जो दिल में आता कर लेते हैं। लेकिन हम मुसलमान, हम जानते हैं कि हर चीज़ का हिसाब होगा, दोबारा से ज़िंदा किया जाएगा। फिर भी हम ऐसे जीते हैं जैसे कभी मरना ही नहीं, और ऐसे मर जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। इंसान और दुनिया की हर चीज़ फ़ानी है, सबको ज़वाल है सिवाय अल्लाह की ज़ात के। वो हमेशा रहेगा और हमेशा हम इसी को भुलाए बैठे हैं, जिसके हज़ूर हमने एक दिन पेश होना है अपने किए का हिसाब देने के लिए। कुछ लोग समझते हैं शायद हम कभी पकड़ में नहीं आएंगे। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस दुनिया में तो आप बच जाएंगे ये सब करके, लेकिन क़यामत वाले दिन क्या करेंगे? इस दिन कहाँ जाकर छुपेंगे? इस दिन तो हर राह मसदूद हो जाएगी, फिर क्या करेंगे? सब कुछ जानते हुए भी आंखें बंद रखते हैं। क्या वो चीज़ देखना ही नहीं चाहते? शायद यहाँ तो कोई सज़ा नहीं मिले, लेकिन सोचा है इस सब की जो सज़ा वहाँ मिलेगी इसे कैसे बर्दाश्त करेंगे? यहाँ ज़रा सा हाथ जल जाए तो सारा घर सर पर उठा लेते हैं। चुंडी काट जाए तो देर तक तकलीफ़ का एहसास रहता है। कभी सोचा है दोज़ख की आग को, बिच्छू, सांप, इनको कैसे बर्दाश्त करेंगे, जिनकी तकलीफ़ और अज़ियत हमारी सोच से भी बाहर है? आज तो हम मुँह मोड़ लेते हैं, आंखें फेर लेते हैं, इस चीज़ को सोचना नहीं चाहते, लेकिन वहाँ क्या करेंगे? वहाँ तो कोई फ़रार की राह नहीं होगी। शहर से दूर एक फार्म हाउस पर जाकर इसने गाड़ी रोकी। मेरी जान नाराज़ है, हसन इसकी तरफ देखते हुए बोला। तुम्हें मालूम है? मरियम इसकी जानिब मुतवज्जो होते हुए बोली। कम ऑन यार, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने जो तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो? फिर भी हसन, मैं चाहूँ तो बिना निकाह किए कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, हसन इसकी आंखों में झांकते हुए बोला। पहली बार मरियम को लगा वो कितनी बड़ी गलती सरजद कर चुकी है। हसन, मरियम घबराई। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं करूँगा मैं। अगर मुझे ये सब करना होता तो बहुत बार मुझे मौका मिला था। हसन सर झटकते हुए बोला। आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। जो भी मतलब था, मुझे तो तुमने यही फ़ील करवाया है ना कि क्या मैंने कभी तुम्हें तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर हाथ भी लगाया है? हसन की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। नहीं, मरियम आहिस्ता से बोली। फिर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, कहते हुए हसन गाड़ी से बाहर निकल गया। मरियम से जल्दी से बाहर निकली। प्लीज़ हसन, माफ़ कर दो ना, अब से तुम ही मेरा सब कुछ हो। मैं कभी तुम्हें किसी चीज़ के लिए मना नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस। मरियम तो इसका हाथ पकड़े बोल रही थी, जिसके लिए सब कुछ छोड़कर आई थी, अब इसे खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। ठीक है चलो, हसन इसे अपने साथ लगाए चलने लगा। मरियम इसके एक कदम के साथ कदम मिलाकर चलने लगी। काफ़ी चलने के बाद एक हवेली नज़र आई। जैसे ही वो दोनों अंदर दाखिल हुए तो एक मौलवी और 2 शख्स वहाँ बैठे थे। चलते हुए चादर मरियम के सर से ढलक गई थी, जिसे इसने अब दुरुस्त किया। हसन और मरियम दोनों एक सोफे पर बैठ गए और हसन ने निकाह शुरू करवाने का इशारा किया। चंद मिनटों में वो मरियम हसन बन चुकी थी। मरियम, ऐसा करो, यहाँ सीधा सीधा जाओ और दाएं जानिब जो पहला कमरा है अंदर चली जाना, मैं आता हूँ अभी। मरियम सारी हिलाती उठ गई। मरियम ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंदर एक बेड और ड्रेसिंग के अलावा कुछ भी ना था। खिड़कियों पर पर्दे गिरे हुए थे। मरियम बैक साइड टेबल पर रखकर बेड पर बैठ गई। इस वक्त इसका दिमाग कुछ भी सोचने से कासिर था। न जाने मैंने ठीक किया या नहीं, मरियम को एक बेचैनी घेरे हुए थे। दरवाज़ा खोला तो मरियम ने चेहरा मोड़कर देखा तो हसन का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया।
मरियम के होंठों पर भी मुस्कुराहट रेंग गई। हसन इसके साथ आकर बैठ गया। तो जी मिसेस हसन, कैसा महसूस कर रही हैं आप? हसन ने बात का आगाज़ किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरी दुनिया मिल गई है, मरियम इसके कंधे पर सर रखते हुए बोली। वेल, मुझे भी सेम ऐसी ही फीलिंग आ रही है। आज सब मिल गया। हसन ने सिखलाई पकड़ी और इसमें 2 सोने के कंगन पहना दिए। मरियम मुस्कुराती हुई उन्हें देखने लगी। थैंक यू माई हस्बैंड, मरियम सुरूर सी बोली। अच्छा मरियम, मैं भी ज़रा काम से जा रहा हूँ, तुम डरना मत, कुछ देर में आ जाऊँगा। मरियम को लगा वो उसकी सांसें भी साथ ले जा रहा हो। हसन खड़ा हो गया। लेकिन कहाँ और क्या काम? मेरी जान, यहाँ रहना है तो कोई सामान भी तो चाहिए ना, बस वही लेने जा रहा। तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी आ जाऊँगा। मरियम उस बात में सर हिलाने लगी। हसन इसके गाल पर बोसा देता बाहर निकल गया और फ़ोन कान से लगा लिया। हाँ बस मैं निकल रहा हूँ। मरियम ने ये आखिरी अल्फाज सुने इसके। मरियम ने अपना सेल फ़ोन बंद कर दिया और जो फ़ोन हसन ने इसे रास्ते में दिया था वो निकाल कर बैठ गई। सुबह से दोपहर होगी लेकिन हसन वापस ना आया। मरियम को तब तशवीश होने लगी। इसने इस हसन का नंबर मिलाया लेकिन यहाँ सिग्नल का शायद कुछ मसला था जिसके बायस कॉल नहीं मिल रही थी। मरियम ने फ़ोन रखा और पर्दे हटाकर बाहर देखने लगी। मरियम के घर में हलचल मची हुई थी। सुबह से पापा इसे पागलों की तरह यहाँ से वहाँ ढूंढ रहे थे लेकिन उन्हें मायूसी हो रही थी। अभी वो पिछले 2 घंटे से ड्राइवर कर रहे थे। थके हारे घर पहुँचे और सोफे पर गिरने किसी अंदाज में बैठ गए। कुछ पता चला? मरियम का मामा उम्मीद भरी नज़रों से उन्हें देखती हुई इस्तफसार करने लगी। इनके चेहरों पर सदियों की थकन थी कि दिन में वो बूढ़े नजर आने लगे थे। नफ़ी में सर हिलाने लगे। या अल्लाह, ये लड़की हमें क्या दिन दिखा रही है। मामा सुबह से रो रो कर बेहाल हो गई थी और अब फिर से आंसू बहाने लगी। एक एक जगह जहाँ तवक्को थी वो मिल जाएगी देखा लेकिन इसका तो नामो निशान ही नहीं है। न जाने कहाँ जाकर बैठ गई है। वो मायूसी से बोल रहे थे। अब हम क्या करेंगे, क्या बोलेंगे सबको? अभी तक तो किसी को इल्म नहीं हुआ लेकिन ये बात छुप नहीं सकती। वो परेशानी के आलम में गोया हुई। ये क्या कहना है बेगम, अब तो बस ज़माने की कड़वी कसीली बातें बर्दाश्त करनी है। यकीन नहीं आता ये वही औलाद है जिसने मुझे पहली बार बाप बनने की खुशी दी थी। सबसे ज़्यादा प्यार दिया, हर लाड इसका उठाया, हर ख्वाहिश पूरी की और आज वही हमें ये दिन दिखा रही है। आंसू उनके चेहरे को भिगो रहे थे। इससे तो अच्छा हम बेऔलाद रहते, कम अज़ कम रसवाई तो हमारी मुकद्दर ना बनती। मामा नफ़ी में सर हिलाती हुई बोली। बेगम एक बात अब आप याद रख लें, अगर कभी वो इस घर की दहलीज पर आई तो आप इसे दरवाजे से ही बाहर कर दें। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी नाफरमान औलाद की। अब इसकी इस घर में और हमारे दिल में कोई जगह बाकी नहीं। मर चुकी है हमारे लिए वो। बोलते बोलते उन्होंने अपना दिल हाथ पर रख लिया। तकलीफ़ के आसार उनके चेहरे पर नुमायाँ थे। क्या हुआ आपको? उनकी आंखें बंद हो रही थी। मुजीब जल्दी आओ, यहाँ आओ मुजीब, और ज़ोर ज़ोर से बेटे को आवाज़ें देने लगी। क्या हुआ मामा? हाँ, वो हांफता हुआ आया। तुम्हारे पापा को पता नहीं क्या हो गया, जल्दी से गाड़ी निकालो, हॉस्पिटल लेकर चलें इनको। वो तेज़ रफ्तार से बोलने लगी। ईमान और फातिमा भी सहमी हुई वहाँ खड़ी थी। मुजीब और ड्राइवर उन्हें बाहर ले गए। आप दोनों घर पर ही रहना, मैंने मुलाजमों को बोल दिया है, वो आपके पास ही रहेगी और घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना, ओके? वो इन दोनों को हदायत देती बाहर निकल गई। हॉस्टल पहुंचते ही उन्हें आईसीयू में ले गए। इन्हें हार्ट अटैक हुआ था। मुजीब ने बाकी रिश्तेदारों को भी फ़ोन कर दिया, जो कि वो छोटा था, ये सब नहीं संभाल नहीं पाता। कुछ ही देर में सादी और नादिया भी इनके पास मौजूद थी। वो तो बस रोई जा रही थी। एक मरियम का दुख कम था जो एक और मिल गया। एक ही दिन में इनके घर की आमद टूट गई थी। भाभी आप परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा, नादिया उन्हें तसल्ली देती हुई बोली। कैसे परेशान ना हो, वो अंदर ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बोलते बोलते वो बेहोश हो गई। उन्हें रूम में लेकर गए और डॉक्टर चेक करने लगे। नूर के अलावा सब लाइम थे कि हार्ट अटैक के पीछे की वजह क्या है। मुझे भी इसे बता चुका था पहले ही मरियम के बारे में और उसे देर नहीं लगी थी ये समझने में कि मरियम के फ़रार होने के बायस ही मामू को अटैक हुआ है। नूर आफाक कहाँ है? खाला ने नूर को फ़ोन करके दरियाफ्त किया। खाला मुझे खुद भी नहीं मालूम, वो कल रात से गायब है, न जाने कहाँ गया है। नूर परेशानी के आलम में बोली। अच्छा तुम कोशिश करती रहना, इससे रब्ता हो जाए क्योंकि इसका यहाँ होना लाजिम है। जी खाला, मैं दोबारा देखती हूँ कि नूर ने फ़ोन बंद कर दिया और आफाक को करने लगी लेकिन मायूसी हुई। हज़ारों टेक्स्ट वो कर चुकी थी लेकिन इसकी जानब से मुकम्मल खामोशी थी। नूर ड्राइवर के हमरा हॉस्पिटल पहुंची। खाला आप घर चली जाए, मैं यहाँ ममानी के साथ हूँ। नूर ने पहुँचते ही खाला को घर जाने की ताकीद की लेकिन नूर उन्होंने एहतजाज करना चाहा। आप परेशान ना हो, बड़े मामू भी हैं, मैं संभाल लूँगी। वो समझती हुई इस बात में सर हिलाने लगी। नूर ने सर पर दुपट्टा ले रखा था। इनके जाते ही नूर ने मुजीब की तवज्जो अपनी जानिब मबज़ूल कराई। मुजीब मुझे बताओ ज़रा, कब और कैसे हुआ ये सब? नूर राजदारी से पूछने लगी। नूर आप ही वो सुबह के किसी पहर निकली घर से लेकिन हम में से किसी को मालूम नहीं हुआ और कहाँ गई और कोई नहीं जानता। वो सर झुकाए बोल रहा था। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर बता रहे थे कि अब मामू की तबीयत कदरे बेहतर है। जी नूर आप ही। अच्छा ये बताओ, मरियम ने कोई बात की थी घर में जाने से पहले अपने जाने के मुतल्लिक? नहीं, इसलिए तो हम बेखबरी में मारे गए। वो बिल्कुल नॉर्मल थी। अगर वो हमें कोई धमकी देती तो यकीनन हम कोई सदेबाब ज़रूर करते लेकिन इसने तो मौका ही नहीं दिया। नूर समझकर इस बात में सर हिला दिया। ममानी को भी होश आ चुका था लेकिन उन्हें रूम में ही रहने की हिदायत दी क्योंकि सुबह से उन्होंने पानी का घूंट नहीं लिया और ना ही रोटी का टुकड़ा खाया। पूरे ख़ानदान में ये खबर फैल चुकी थी कि मरियम घर छोड़कर भाग गई है। ममानी की तो नज़रें उठ ही नहीं रही थी। किसी के सामने शर्मिंदगी थी। ममानी आप अल्लाह पर भरोसा रखें, जिसने ये आजमाइश दी है वो इससे लड़ने की हिम्मत भी देगा। नूर मेरी बच्ची कहाँ से लाओ मैं हिम्मत? वो दुख ही ऐसा देकर दे गई है कि सारी ज़िंदगी भी कम हो गई थी इसे भरने में। मुझे तो इतनी हिम्मत नहीं रही कि किसी की बात सुन सकूं। खुदा जाने कैसे ये सब बर्दाश्त करेंगे।
आंसू मुतवातिर निकल रहे थे। प्लीज़ आप रोए मत, अल्लाह किसी को भी इसकी बर्दाश्त से ज़्यादा नहीं आजमाता। नूर की आंखें नमकीन पानियों से भर गईं। नूर घर वापस आ गई तो खाला हॉस्पिटल चली गई। नूर फ्रेश होकर पोर्च की सीढ़ियों में बैठ गई। वो शायान को आगाह करने का सोच रही थी जब आफाक लड़खड़ाता हुआ अंदर आता दिखाई दिया। नूर की आंखें फैल गई थी, उठकर आगे आई। आफाक, क्या हुआ तुम्हें? नूर चिल्लाई, लेकिन वो तो शायद होश में ही नहीं था, बार बार आंखें खोल रखने की कोशिश कर रहा था। नूर को अजीब सी बू आ रही थी। तुमने शराब पी है? नूर माथे पर तेवर डालते हुए बोली। नूर प्लीज़ जाकर मरियम को ले आओ, प्लीज़, मैं मर जाऊँगा इसके बगैर। आफाक बोलते हुए वहीं ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गया। मैं कैसे ये मानूँ? ना नहीं, वो नफ़ी में सर हिलाते बोलने लगा। नूर के आंसू उसके चेहरे को भिगोने लगे। चाचू, नूर ने चिल्लाकर आवाज़ दी। चाचू प्लीज़ बाहर आएँ। क्या हुआ? नूर खैर तो है? वो भागते हुए बाहर आए। चाचू, ये आफाक की हालत देखें। नूर की भराई हुई आवाज़ उभरी। चाचू ने फ़ौरन आफाक को सहारा दिया और अंदर ले गए। नूर मुंह पर हाथ रखे खुद को रोने से बाज रखने लगी, लेकिन आंसू पर किसका जोर चलता है, वो सारे बंद तोड़कर निकल ही आते हैं। नूर ने खुद को कंपोज किया और शायान को कॉल करने लगी। शायान ऑफिस में था, लेकिन मीरा भी इसके साथ थी। वो सोच में पड़ गया कि क्या करे, लेकिन नूर ने पहले तो कभी कॉल नहीं की, कोई मसला ही होगा सोच कर शायान ने अटेंड कर ली। हाँ नूर बोलो। नूर कहने पर काम करती मीरा चौंकी और सर उठाया शायान को अजनबी नज़रों से देखने लगी। शायान, आप प्लीज़ वापस आ जाए। नूर, कुछ हुआ है क्या? शायान, मैं कुछ नहीं संभाल सकती, आप बस वापस आए और सबको संभालें, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। सबके बावजूद नूर रो दी। नूर, रिलैक्स, मुझे बताओ तो सही। शायान के चेहरे के उतार चढ़ाव देखकर मीरा को भी तशवीश होने लगी। शायान, मामू को अटैक हुआ है, आफाक शराब पी कर आया घर में, कैसे से संभालूँ मैं नहीं जानती, आप प्लीज़ आ जाए। अच्छा ठीक है, तुम फिक्र नहीं करो, मैं पहली फ़्लाइट लेकर आता हूँ, तब तक तुमने मामू और आफाक का ख्याल रखना है। ओके ठीक है, नूर होले से बोली। शायान ने फ़ोन बंद किया और अपनी फ़ाइल समेटने लगा। मीरा ने इसे सवाली नज़रों से देखा। ऐसे क्या देख रही हो? शायान मसरूफ़ से अंदाज में बोला। तुम कहीं नहीं जा रहे हो शायान, मेरा ये वक्त किसी भी फजूल सी ज़िद का नहीं है, सो प्लीज़ मेरी टेंशन को बढ़ाओ मत। तुम इस नूर के कहने पर जा रहे हो? कभी नहीं शायान, अगर तुम गए तो मुझे खो दोगे हमेशा के लिए। शायान के काम करते हाथ रुक गए, आंखों में बेपनाह हैरत लिए हुए इसे देखने लगा। मेरा तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है ना? मेरे भाई को मेरी ज़रूरत है, मैं कैसे यहाँ सुकून से बैठा रहूँ? शायान टेबल पर हाथ मारते हुए बोला। मेरा डर गई, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन तुम इस नूर के कहने पर नहीं जाओगे, और तुम इसे तलाक क्यों नहीं दे रहे? इरादा बदल लिया है क्या? मीरा इसे जानती नज़रों से देखने लगी। ओ शट अप मीरा, मेरे पास तुम्हारे फजूल सवालों के जवाब नहीं है और ना ही वक्त है, कह के शायान बाहर निकल गया। मीरा गिलिस कर रह गई। दोपहर से रात हो गई, लेकिन हसन को कुछ मालूम नहीं वो कहाँ था। मरियम सुबह से जो आंसू जब्त किए बैठी थी, वो अब इसका सब्र जवाब दे गया। 20 चक्कर कर वो बाहर के लगा चुकी थी, अभी खिड़की से देखकर बेड पर आकर ढेर हो गई। हसन, कहाँ चले गए हो तुम? प्लीज़ वापस आ जाओ। मैंने तमाम सहारों को ठुकरा कर एक सहारे का इंतखाब किया, अब वही सहारा कहीं मुझे बेसहारा ना कर दे। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, मरियम का दिल डूबता जा रहा था। 2 दिन बाद मामू को डिस्चार्ज कर दिया गया और इन सब इनके साथ इनके घर चले गए, लेकिन मरियम ने इन्हें किसी से नज़रें मिलाने के काबिल ही नहीं छोड़ा था। मामू अपने कमरे में थे, इनके पास मर्द हजरात बैठे थे और ख़वातीन लाउंज में। भाई ऐसी भी क्या आफत आ पड़ी मरियम को, जो यूँ मुँह उठाए घर ही छोड़कर चली गई। बड़ी ममानी मुँह बनाए बोलने लगी। बस भाभी, क्या कह सकते हैं, बच्चों के दिमाग में लोग उल्टा सीधा डाल देते हैं। मरियम की मामू जब्त करती हुई बोली, नज़रें उनकी झुकी हुई थी। लेकिन तुम्हारी तरबियत तो ऐसी ना थी कि बच्ची ये हरकत कर जाए। वो उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़कने लगी। नादिया ने इनके हाथ पर अपना हाथ रखकर तसल्ली दी। मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ, वो बहाना बनाती उठ गई। सबसे ज़्यादा शर्मिंदा तो वो नादिया से थी, वही उन्हें तसल्ली दे रही थी। वो किचन में आ गई और मुंह पर हाथ रख कर रोने लगी। मरियम की वजह से आज उनकी तरबियत पर सवाल उठ रहे थे। उन्होंने तो कभी इसको ये सब नहीं सिखाया। माँ बाप की इज़्ज़त उछाल कर चली जाना, वो तो हमेशा से समझाती थी कि इज़्ज़त से बढ़कर कुछ नहीं होता, लड़की की भी और माँ बाप की भी। फिर कैसे वो आज इनके सबके सामने रुसवा करके चली गई। अचानक से उन्हें मरियम का ख्याल आया, न जाने किस हाल में होगी। या अल्लाह, मेरी बच्ची और इसकी इज़्ज़त की हिफाजत करना, ये ज़माना बहुत बेरहम है और वो भी नादान है, इसकी खता माफ़ कर दे। बेख्तियार इनके लबों से दुआ जारी हो गई। क्या करती माँ थी, इतना सख्त दिल नहीं कर सकती थी कि, लेकिन औलाद इनका ख्याल नहीं करती। वो वापस आई तो लाउंज में हनूस खामोशी थी। कुछ देर बाद सब उठकर चले गए। उन्होंने सुकून का सांस लिया। अब उन्हें जितना हो सके लोगों के सामने नहीं जाना था। किस किस को जवाब देती, किस किस का मुंह बंद करवाती, लोग तो चुप नहीं करते। वो कमरे में आई। कहाँ थी आप बेगम? उन्हें देखते ही वो इस्तफसार करने लगे। जी, वो मैं किचन में थी। वो नज़रें चुराती हुई बोली, जो कि इनके रोने की चुगली खा रहे थे। मुझसे भी छुपाएंगी? शरीक हयात थे वो, जान गए? नहीं, बस यूँ ही। वो इनके सराहने बैठते हुए बोली, आप फिक्र मत करें, अल्लाह हमें देगा, हमें इस सब से निकलने की, ज़ात पर भरोसा रखें। मरियम के लिए तो मेरे पास अल्फाज ही ख़त्म हो गए हैं। जितनी मोहब्बत मैंने इसे दी, इसने मुझे इतनी ही तकलीफ दी। शायद मुझसे ही कोई कोताही होगी जो ये सब हुआ। आप खुद को क्यों कसूरवार ठहरा रहे हैं? वो हमारे प्यार के काबिल ही नहीं थी, इसलिए तो इसने एक बार भी नहीं सोचा हमारे बारे में। एक शख्स की मोहब्बत के लिए बाकी सबकी मोहब्बत को ठुकरा गई। क्या गुजरेगी हम पर, क्या जवाब देंगे हम? दुनिया में कुछ भी नहीं सोचा, इसने सिर्फ अपनी नाम नहाद मोहब्बत देखी और हर चीज़ को ठोकर मार कर चली गई। बस छोड़े बेगम, वो चली गई तो बस, अब इसका जिक्र भी नहीं होगा इस घर में। और हाँ, ईमान और फातिमा पर आपने ज़्यादा तवज्जो देनी है, कहीं वो भी बहन के रास्ते पर ना चल पड़े। मैंने कबूल कर लिया है कि अल्लाह ने हमें सिर्फ 2 बेटियां ही दी हैं। इनके दिल में एक टेस्ट सी उठी, कैसे वो मान लेते कि इनकी सिर्फ 2 ही बेटियां हैं। वो सर हिलाती उठी और लाइट ऑफ कर दी।
शायान ने घर में कदम रखते ही सबसे पहले आफाक के कमरे का रुख किया। वो बेड पर नींद दराज था। आफाक शायान ने इसे पुकारता हुआ आगे बढ़ा। आफाक की आंखें सुर्खी माइल, चेहरा उतरा हुआ, आंखों की सूजन सारी दास्तान खुद बयान कर रही थी। शायान को तकलीफ हुई इसे इस हाल में देखकर। भाई, शायान ने इसे गले लगाया तो आंसू जो मंजमद हो गए थे फिर से बहने लगे। ये क्या हाल बना रखा है तूने आफाक? शायान शायद इसे घूरते हुए बोला। भाई ये देखो, वो चली गई मुझे छोड़कर। बोलते हुए दो आंसू इसके गाल पर लड़क आए। आफाक के हाथ में एक लेटर था जो कि शायद इसी के लिए था। शायान ने इसके हाथ से वो कागज़ ले लिया और जेब में डाल लिया। कुछ भी हो, अब तो इस हाल में नहीं रहेगा, समझा? शायान इसे डपटते हुए बोला। मैं कोशिश करूँगा भाई, इतना आसान नहीं है ये सब, कहकर आफाक ने मुंह मोड़ लिया। शायान इसे देखते हुए दुख से देखता हुआ खड़ा हो गया। इसके कदम अब अपनी कमरे की जानिब बढ़ रहे थे। शायान ने दरवाज़ा खोला तो नूर ने चेहरा मोड़कर देखा। शायान को देखकर एक इत्मीनान सा इसके अंदर उतरा। वो कपबोर्ड बंद करती इसके साथ बेड पर आकर बैठ गई। शायान, आप ठीक हैं? नूर ने डरते हुए पूछा। हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन शायद बाकी सब नहीं। शायान के लहजे में बेबसी ही बेबसी थी। नूर, मुझे बताओ सब मरियम के बारे में। शायान इसकी जानिब रुख कर मोड़ते हुए बोला। जो बातें नूर की लम्बी थी वो इसने शायान के गोशे गुजार कर दी। शायान अफसोस से तफी में सर हिलाने लगा। इसका कुछ मालूम है इस वक्त कहाँ है? नहीं, पहले मामू ने ढूंढने की कोशिश की लेकिन अटैक के बाद उन्होंने मना कर दिया। बाकी सबको भी। वैसे भी शायान ढूंढना इनको चाहता है जो खो जाए, इनको नहीं जो खुद छोड़कर चले जाएं। शायान समझते हुए इस बात में सर हिलाने लगा। मुझसे ज़्यादा तो आफाक तुमसे अटैच है, मुझसे बेहतर तरीके से तुम इसे हैंडल कर सकती हो, शायान इसकी आंखों में देखते हुए बोला। नूर ने नज़रें झुका ली और बोलने लगी। वो तो ठीक है, जिस तरह वो ड्रंक करके आया ऐसी कंडीशन में तो आपको होना लाजिम है ना। अगर तुम चाहो तो बेड पर सो सकती हो इस तरफ, शायान इशारा करते हुए बोला। जी ठीक, कहकर नूर बाहर निकल गई। शायान फ्रेश होने चला गया। वापस आया तो नूर काफ़ी लिए खड़ी थी। तुम्हें कैसे मालूम हुआ मुझे इसकी ज़रूरत है? शायान मुस्कुराते हुए बोला। नूर से बात करते हुए वो आज पहली बार मुस्कुराया था। नूर को वैसा ही अच्छा लग रहा था मुस्कुराता हुआ। शायान ने इसके सामने हाथ लहराया। जी मुझे लगा आप थक गए होंगे इसीलिए। शायान ठीक है, तब बेड पर लैपटॉप लेकर बैठ गया। नूर बेड की दूसरी जानब जाकर लेट गई। नाश्ता करते हुए शायान को लेटर याद आया। वो उठकर अपने कमरे में आ गया। इसको क्या हो गया? खाला बोली। मालूम नहीं, शायद कोई काम याद आ गया हो, नूर ने लाइलमी जाहिर करते हुए बोला। शायान ने पढ़ना शुरू किया। अवाक, मेरे घर से जाने की सबसे बड़ी वजह तुम ही हो, क्योंकि अगर तुम मेरे रास्ते का पत्थर न बनते तो मामा पापा रजामंद हो जाते और मुझे ये कदम ना उठाना पड़ता, लेकिन मुझे ये करना पड़ा क्योंकि मैं अपनी मोहब्बत की कुर्बानी नहीं दे सकती। और अगर मैं तुमसे शादी कर भी लेती तो कभी खुश ना रहती। तुम हमेशा नूर के पीछे रहती हो, मुझसे ज़्यादा तुम्हें नूर की फ़िक्र होती है। मुझसे ज़्यादा अहमियत तुम्हारे नज़दीक नूर की है। तो मैं एक ऐसे इंसान से शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। वैसे भी तुम मेरे काबिल नहीं हो, सो मेरे जाने के बाद आप सब मुझे बुरा भला कहने के बजाय आफाक से पूछ लेना कि इसकी नौबत क्यों आई। अगर तुम नूर को बीच में ना लाते तो शायद मैं तुमसे दूर ना होती, ना ही हमारा रिश्ता ख़त्म होता। लेकिन इस नूर ने सब कुछ बिगाड़ दिया। अब तुम इस नूर के साथ ही रहो, मरियम। शायान शशुपंज में मुब्तला हो गया कि सच में मरियम ठीक कह रही है। वो बालों में हाथ फेरता खड़ा हुआ। नूर, तुम्हें नहीं बख्शूंगा। शायान का चेहरा गुस्से के मारे सुर्ख हो गया। तुम्हारी वजह से मेरा भाई इस हाल में है, अब तुम देखती जाओ। शायान यही सब सोच रहा था जब नूर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। शायान इसे कड़े तेरों से देखने लगा। नूर वही सहम गई। नूर, अगर अपनी खैरियत चाहती हो ना तो अभी अपनी शक्ल गायब कर लो यहाँ से। शायान एक एक लफ्ज़ से भागकर बोल रहा था। नूर हाथ मसलती बाहर निकल गई। इनका कुछ पता ही नहीं चलता। रात इतनी नरमी से बात कर रहे थे और अब फिर वही खड़ूस वाले मूड में आ गए। नूर झुरझुरी लेती हुई जीने उतरने लगी। शायान मीरा को कॉल करने लगा लेकिन इसने अटेंड की। जब से इसने मीरा को मैसेज देखा था तब से इसका दिल डूब रहा था। मीरा पिक अप द कॉल, शायान दीवार पर मुकर रसीद करते हुए बोला। चेहरे पर झंझलाहट के आसार नुमाया थे। शायान फिर से इसको मैसेज पढ़ने लगा। मुबारक हो तुम्हें शायान, मीरा को अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए। अब दोबारा तुम्हें मुझसे रब्ता करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था अगर तुम नूर के कहने पर गए तो इस हमारा रिश्ता ख़त्म समझना, और तुमने वहाँ जाकर इस बात की तस्दीक कर दी कि अब हमारे बीच अब कुछ भी नहीं है। नो मीरा, शायान बड़बड़ाया। शायान उठा ड्रेसिंग टेबल की एक एक चीज़ उठाकर फेंकने लगा। वो रो नहीं सकता था क्योंकि इसे नफरत थी आंसू से। नूर शोर सुनकर अंदर आई। शायान, क्या हुआ? मैंने तुम्हें कहा था ना मेरे सामने मत आना, वो हज़ानी अंदाज में चिल्लाया। लेकिन ये सब, नूर नीचे गिरे कांच देखते ही बोली। शायान, आपका हाथ, इसके हाथ से खून बह रहा था लेकिन वहाँ पर वही किसी थी। नूर आगे बढ़ी। खबरदार, अगर तुमने मजीद एक कदम भी बढ़ाया तो। नूर के कदम वहीं थम गए। शायान प्लीज़। नूर को खौफ भी महसूस हो रहा था लेकिन इस हाल में देखना भी गवारा ना था इसके लिए। एक काम करो, शायान परफ्यूम रखते हुए बोला। जी बताएं। नंगे पाँव चल कर आओ मेरे पास। नूर इसकी बात पर शश तरह रह गई। शायान सीने पर हाथ बांधे इसे देखने लगा। बस इतनी ही हिम्मत थी। शायान फिर से गोया हुआ। नूर ज़मीन पर मुंतशिर कांच के टुकड़ों को देखने लगी। ठीक है, मैं आती हूँ, नूर ने हिम्मत मुजतमा करते हुए कहा। आई एम वेटिंग। नूर ने स्लीपर उतारी और कांच का पहला कदम रखा। इसके लबों से हल्की सी निकली। वहाँ दो आंसू नीचे ज़मीन पर जा गिरे। वो नूर बड़े बड़े कदम उठाती इस तक पहुँची। फर्श पर इसके खून के निशान रह गए। वो बेड के किनारे पर टिक गई और इसके हाथ से खून साफ करने लगी। शायान गौर से इसका चेहरा देखने लगा। नूर, क्या तुम पागल हो? नूर ने आंसू से तर चेहरा उठाकर इसे देखा। वो नफ़ी में सर
नूर ने आंसुओं से तर चेहरा ऊपर उठाया और नफ़ी में सर हिलाया। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि टेरेस से कूद जाओ तो क्या तुम ऐसा भी कर लोगी? शायद, नूर ने मुख्तसर सा जवाब दिया। अब तुम्हें डॉक्टर के पास कैसे लेकर जाऊँ? शायान पुरसोच अंदाज में इसके पाँव को देखने लगा। मैं ठीक हूँ, नूर आहिस्ता से बोली। फजूल मत बोलो, जानता हूँ ठीक हो या नहीं। शायान सर झटकता हुआ बोला, फिर अपना हाथ इसके हाथ से निकालता फूल मिलाने लगा। नूर इसका देखने लगी। खुदा जाने मैं कैसे चल पड़ी इनके एक बार कहने पर। क्यों मुझसे इनकी तकलीफ़ नहीं देखी और अपनी तकलीफ़ भूल गई। शायान इसकी जानिब देखा तो नूर ने नज़रें झुका लीं। कुछ देर में डॉक्टर आ गया तो नूर के पाँव से कांच निकालकर बैंडेज करके चला गया। तकरीबन 5 या 6 कांच इसके पाँव में व्यस्त हो गए थे। 1 महीना हो गया था मरियम को गए, लेकिन आफाक को लगता था कि कल की ही तो बात है। वो बिल्कुल खामोश हो गया था। मरियम ने इसे तोड़ कर रख दिया था। हमेशा अपने कमरे में मुकीद रहता, ना किसी से मिलता ना बात करता, बस तन्हाइयों को अपना साथी बना लिया था इसने। नूर आफाक का खाना लेकर कमरे में आई तो अंधेरा घुप था, कोई भी रोशनी ना थी। नूर ने स्विच बोर्ड पर हाथ मारा और कमरा रोशनी में नहा गया। आफाक ने आंखें खोलकर नूर को देखा। आफाक, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? नूर खफगी से बोली। और क्या करूं? आफाक मायूसी से बोला। ऑफिस जाओ अपनी वापस से अपनी रूटीन पर। नूर, मेरे लिए वक्त मुंजमद हो गया है। मैं वहीं खड़ा हूँ जहाँ वो मुझे छोड़कर गई थी। आफाक, किसी के जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती, लेकिन मेरी रुक गई। तुमने खुद रोकी है। तुम सबके साथ बैठा हुआ ऑफिस जाया करो, तैयार हो, फिर मरियम वापस आ जाएगी। नूर बेबसी से देखने लगी। आफाक, मरियम मरियम सब कुछ थी मेरे लिए। आफाक इसकी बात काटते हुए बोला। मैं इससे बहुत ज़्यादा इसलिए बात नहीं करता था क्योंकि मैं जानता हूँ नफ्स इंसान को बहकाता है, और जैसा आपने कहा था कि बातें जिस नहज तक पहुँच जाती हैं वो गलत हैं। आफाक, जब तुम्हें इस बात की समझ है तो फिर तुम्हें ये क्यों समझ नहीं आ रहा? नूर, वो कैसे मुझे छोड़कर जा सकती है? मैं कैसे मान लूँ? तो नूर बताओ। मुझे जो दिल है ना, वो दिल पर उंगली रखे बोलने लगा। ना कोई सुनता है ना समझता है। बस मरियम तो थी तो वही चाहिए, वो नहीं तो फिर मैं भी नहीं। वो तुम इस इंतज़ार में हो कि कब इंसानों का सिलसिला टूटे और मुझे सुकून मिलेगा। वो दीवाना वार बोल रहा था। आफाक, सब्र करना सीखो। अगर अल्लाह ने तुमसे वो छीन लिया है जिसे तुम खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, तो इस बात पर मुतमईन हो जाओ कि अल्लाह ने तुम्हें वो अता करनी होगी जो तुम्हारे लिए बेहतर है। अल्लाह 70 माओं से भी ज़्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है। माँ अपने बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं करती तो फिर वो ज़ात कैसे हमारे साथ गलत कर सकती है? ये इंसान है जो इसकी हिकमत को समझ नहीं सकता। हर चीज़ के पीछे इसकी कोई ना कोई मसलहत होती है। हमें सिर्फ सब्र का दामन थामे रखना होता है। इसके बाद वो होता है जो आपने सोचा भी नहीं होता। लेकिन नूर, अगर वो तुम्हारे हक में बेहतर होती तो ज़रूर अता की जाती, लेकिन अगर नहीं अता की गई तो मतलब तुम्हारे लिए इससे बेहतर को मुंतखब किया गया है। अल्लाह बेहतर नहीं बेहतरीन अता करता है। आपकी बात ठीक है नूर, लेकिन मैं अपने दिल को कैसे समझाऊँ? बस तुम ये समझ लो आफाक, इसमें इसी में तुम्हारी भलाई है। अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। नूर मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई। वो पिछले 1 हफ्ते से समझा रही थी, लेकिन वो एक ही जगह पर रुक गया था। वो खुद आगे नहीं बढ़ना चाहता था। नूर आँख आगोशे साफ करती कमरे में गई तो शायान मुस्तरब सा चक्कर काट रहा था। नूर ने डरते डरते दरवाज़ा बंद किया। मैंने तुम्हें क्या बकवास की थी? नूर को देखते ही वो भड़क उठा। नूर ने थूक निकला। क्या? आहिस्ता से बोली। मैंने बोला था मेरी फाइल्स को हाथ मत लगाना। फिर तुमने मेरी इजाज़त के बगैर चाचू को क्यों फाइल्स दी? शायान चिल्लाया। नूर सहम कर 2 कदम पीछे हटी। शायान कदम उठाता इसके सर पर आ गया। वो शायान, डर के मारे नूर का गला सांस सूख गया। क्या वो? शायान दरवाजे पर हाथ मारता हुआ बोला। नूर की आंखों से आंसू रवाना हो गए। आंखें इसने झुका रखी थी। जैसे ही शायान ने इसकी कलाई पकड़ी, कांच की चूड़ियाँ टूट गई। नूर की कलाई और शायान का हाथ दोनों जख्मी हो गए, लेकिन इसी गुस्से में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तुमने कसद कर रखा है मुझे हर तरह से परेशान करना है। नूर नफ़ी में सर हिलाने लगी। सर झुका हुआ था, अलबत्ता आंसू भी अभी भी बह रहे थे और नूर के चेहरे को भिगो रहे थे। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, हर चीज़ ख़राब होती जा रही है। सब कुछ बर्बाद करके रख दिया तुमने। शायान की गिरफ्त इसकी कलाई पर मज़ीद सख्त हो गई। नूर ने नज़रें उठाकर इसकी आंखों में देखा। न जाने क्या था नूर की आंखों में कि शायान ने इसकी कलाई आज़ाद की और 2 कदम पीछे हट गया। बालों में हाथ फेरकर कमरे से बाहर निकल गया। नूर अपनी कलाई देखने लगी जहाँ इसकी उंगलियों के निशान रह गए थे। शायान का खून भी नूर के हाथ पर लगा था। नूर फर्स्ट एड बॉक्स उठाती बेड पर बैठ गई। शायान, हमारा खून तो एक हो गया है, लेकिन न जाने हम कभी एक हो पाएंगे या नहीं। नूर अज़ियत से सोचती हुई जख्म साफ करने लगी। शायान, बड़े मामू के बेटे की शादी है, मैं तो नहीं जा सकती, इसलिए तुम और नूर जाओगे। वाट? शायद शायान के माथे पर लकीरें उभरी। इसमें इतना हैरान होने की ज़रूरत तो नहीं, वो नॉर्मल से अंदाज में बोली। इस वक्त लाउंज में आफाक, शायान, नूर और खाला बैठी थी। आफाक अब अपने कमरे से बाहर निकल आया था, लेकिन कम ही बात करता। मॉम, मैं नहीं जा सकता, सॉरी, शायान मसरूफ़ से अंदाज में बोला। शायान खफगी से बोली। मॉम, क्या ज़रूरी है? शायान ने हथियार डालते हुए कहा। जी हाँ, अब दूसरे शहर में, वरना मैं खुद शिरकत कर लेती। कम अज़ कम तुम्हारी मिन्नतें तो ना करनी पड़ती। ओके फ़ाइन, हम चले जाएंगे। कल सुबह निकल जाना फिर। ठीक है, नूर जाकर पैकिंग कर लो, शायान ने लैपटॉप पर नज़रें जमाते हुए बोला। नूर सर हिलाती उठ गई। शायान और नूर सबसे आखिर में पहुंचे थे। मामू और ममानी ने अच्छी मेहमान नवाजी की। नूर, घर में सब ठीक थे? ममानी ने पूछा। जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक थे, खाला आपको सलाम कह रही थी। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और फिर से गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ा। आफाक का क्या हाल है? अब सुना था डिप्रेशन का शिकार है। जी लेकिन अब ठीक है बिल्कुल, नूर जल्दी से बोली। छोटी और ममानी और कुछ दूसरे रिश्तेदार भी वहीं बैठे थे। आफाक वही है ना जिसकी मरियम के साथ निस्बत तय थी? वो जो घर से भाग गई, वहाँ मौजूद खवातीन में से एक ने हिस्सा डाला।
खाला। हाँ हाँ वही है, कमबख्त माँ बाप पर कीचड़ उछाल कर चली गई, न जाने किसके साथ मुंह काला करके। तौबा तौबा क्या ज़माना आ गया, आजकल के बच्चों में तो कोई शर्म कोई हया ही नहीं रही। बल्ला ये शरीफों की बच्चियों के काम तो नहीं होते ना। नूर खामोशी से इनकी बातें सुनने लगी, इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। वो बेबस थी। मरियम ने कदम ही ऐसा उठाया था कि वो किसी को कुछ नहीं कह सकती थी। दूसरी जानिब मरियम की मामा सर झुकाए बैठी थी। इनकी आंखों में आंसू जमा हो रहे थे, जिन्हें निकलने से वो रोक रही थी। इनके पास कोई जवाब नहीं था, इनकी बातों का ना ही वो दुनिया का मुंह बंद कर सकती थी। तो खामोशी से जब्त करने लगी कि उनकी औलाद अब यही उनके नसीब में लिख गई थी। वैसे कुछ मालूम हुआ गई कहाँ है? क्या खबर भाई, अपने यार के साथ भागी है, कौन जाने किधर गई। शर्म ही ना आई, मंगेतर के होते हुए किसी और के साथ भाग गई। और भी न जाने कितने लड़कों को पीछे लगाया हो। खूबसूरत तो थी ही। ये ऐसी लड़कियां होती हैं ना, यूनिवर्सिटी पढ़ने नहीं बल्कि लड़कों के साथ इश्क लड़ाने जाती हैं, कोई किरदार ही नहीं होता इनका। बस कर दे, मेरी मरियम ऐसी नहीं है। वो थक गई थी अपनी बेटी के बारे में ऐसी ऐसी बातें सुनकर। बहन हम कुछ गलत तो नहीं कह रहे, जो हकीकत है वही बयान कर रहे हैं। तुम बता दो कहाँ हमने गलत बयानी की। तुम भी मेरी बात सुन लो, अपनी बेटी को उनकी बेटियों से दूर ही रखना। खुदा जाने वो भी अपनी बहन जैसी हो और तुम्हारी बच्ची का भी दिमाग ख़राब कर दें। वो बड़ी ममानी को मुखातिब करते हुए बोली, जी आपा मैं एहतियात करूँगी। नूर ममानी का हाथ पकड़कर अंदर ले गई। ममानी छोड़ें, आप जितना इनके साथ बहस करेंगी ये और ज़्यादा बोलेंगे। लोगों को मज़ा आता है दूसरों को तकलीफ़ का मजाक बनाते हुए। ये दुनिया ही ऐसी हो गई, आप दफ़ा करें ऐसे लोगों को। दुनिया बेहस हो चुकी है, किसी के दुख में शरीक होने की बजाय इनके दुखों का मजाक बनाते हैं, हम मज़ीद तकलीफ़ देते हैं, ये सोचे बिना कि दूसरे इंसान पर क्या गुजरेगी जो पहले अपने दुखों से लड़ रहा है। नूर इसलिए हमने कहीं भी आना जाना बंद कर दिया है। मरियम ने किसी के सामने मुंह उठाने लायक नहीं छोड़ा हमें। वो नूर के गले रखकर रोने लगी। सब्र करे, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। नूर ने लाइट पिंक कलर का सूट जेब तन किया था, साथ में लाइट सा मेकअप। इस हल्की सी तैयारी से भी वो देखने वाले को देखते रहने पर मजबूर कर रही थी। लेकिन शयान को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसने तो एक नज़र भी डालनी ज़रूरी ना समझी। फंक्शन से वापस आकर दोनों गेस्ट रूम में आ गए जो इन दोनों को दिया गया था। नूर शयान से आगे था, जब इसका पाँव नीचे गिरे चार्जर के बाय स्लिप हुआ, लेकिन इससे पहले वो ज़मीन बोस होती शयान ने इसे थाम लिया। पहली बार नूर इसके इतने करीब आई थी, नूर की हार्ट बीट तेज़ हो गई। शायान इसकी छोटी छोटी आंखों में खो गया। बलाशुबा वो हसीन लग रही थी, लेकिन फिर जैसे ही होश में आया फ़ौरन इसे सीधा हुआ और नूर को खड़ा करके इसकी कमर से हाथ हटाया। नूर का अटका हुआ सांस बहाल हुआ। देख कर नहीं चल सकती, शायान माथे पर तेवर डालने बोलने लगा। सॉरी, नूर आहिस्ता से कहती आगे बढ़ गई। अब जब सोने का वक्त हुआ तो शायान बेड को देखने लगा। इसका बेड तो फुल साइज़ का था, जिस पर दोनों आराम से सो जाते थे, लेकिन इस बेड का साइज़ छोटा था। अब कैसे सोएंगे? नूर इसकी परेशानी समझते हुए बोली, तुम ज़मीन पर सो जाओ। शायान ने लब दबाए मुस्कुराहट रोकते हुए बोला। शायान, नूर हदमे से बोली, इतनी सर्दी में ज़मीन पर नहीं सो सकती, ना ही सोफे पर। वो रुहान सी होगी। अच्छा ठीक है, अब यहाँ बारिश बरसाना मत शुरू हो जाना। शायान ने अपना तकिया बीच में रख दिया। ये बाउंड्री लाइन है, अगर तुम वहाँ से यहाँ आई तो फिर देखना खैर नहीं तुम्हारी। शायान, अब नींद में हो ही सकता है। नूर मनमनाई, तुम आई ना, मैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंक देना, फिर सोना सर्दी के में ब्लैंकेट के बगैर ही। शायान, अब कितने जालिम है, शुक्र करो ये कम बोला है, मैंने इससे बड़ी सजा दे सकता हूँ। शायान ऐसे घूरते हुए बोला। नूर मुँह बनाते हुए उसे देखने लगी। आप सच में ऐसा कर देंगे? नूर ने तस्दीक करना चाहिए। तुम्हें अगर शक है तो आओ करके दिखाता हूँ। ना ना नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। नूर मजबूती से लिहाफ पकड़ते हुए बोली। शायान मुस्कुराते हुए लेट गई और लाइट ऑफ कर दी। कुछ ही देर में नूर होश से बेगाना हो गई, लेकिन शायान को तकिए के बगैर नींद नहीं आ रही थी। नाइट बल्ब की रोशनी में इसने नूर के चेहरे को देखा, जहाँ बला की मासूमियत तारी थी। चंद हमें यूं ही गुजर गए। आज शायान को ये पागल सी लड़की अच्छी लग रही थी। इसने तकिया उठा लिया क्योंकि नूर अपनी जगह पर थी और सर रख कर लेट गया। शायान की आंख खुली तो इसे अपने सीने पर सांसों का गुमान हुआ। इसने पूरी आंखें खोलकर देखा तो नूर का सर इसके सीने पर था और शायान का बाजू नूर के गिर्द। शायान बल खाता हुआ बोला। नूर हड़बड़ा कर उठकर बैठ गई। तुम मेरी वार्निंग भूल गई थी रात वाली। शायान पेशानी पर तेवर डालते हुए बोला, लेकिन मैं तो अपनी जगह पर हूँ और आप, कहकर नूर खामोश हो गई। शायान ने देखा तो वो नूर की साइड पर था। नूर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शायान शर्ट के ऊपर वाले बटन बंद करता वॉशरूम में घुस गया। बारात में शायान गायब था। नूर इसे ढूंढती रही, लेकिन इसका कुछ पता ना चला। रात में जब नूर चेंज करके बैठ गई तो उसकी कमरे में आमद हुई। शायान, आप कहाँ थे? तुम क्यों पूछ रही हो? जहाँ भी जाऊँ मैं। शायान नाक से मक्खी उड़ाते हुए बोला। नहीं बस ऐसे ही, कहकर नूर खामोश हो गई। अगले दिन फिर से शायान गायब था, लेकिन वलीमा के वक्त पर वो वापस आ गया। खाला की ताकीद के मुताबिक आज शायान नूर के साथ साथ ही था। नूर को अच्छा लग रहा था इसका यूं साथ होना। शायान को शरारत सूझी। नूर चेंज करने के लिए वॉशरूम में जा रही थी जब इसने नूर का हाथ पकड़कर इसे रोक लिया। जी, नूर हैरान होती बोली। शायान इसके करीब आया। नूर 2 कदम पीछे हुई। शायान ने फिर से फासला मिटा दिया। नूर अब पीछे हुई तो दीवार से टकरा गई। शायान इसके ऐन सामने खड़ा था। शायान, अब तो मैंने कुछ भी नहीं किया, नूर आहिस्ता से बोली। नूर के बाल इसके चेहरे पर आ रहे थे। शायान ने हाथ बढ़ाया तो नूर डर गई। इसे लगा शायद वो थप्पड़ मारने लगा है। शायान को इस पर तरस आया।
शायान ने इसके बाल कान के पीछे कर दिए। ये बताओ इतना तैयार क्यों हुई हो? शायान इसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला। नूर को इसका इतना करीब आना कन्फ्यूज कर रहा था। वो मैं नूर इधर उधर देखती हुई बोलने लगी। शायान आप थोड़ा पीछे हो जाएं। नूर ने हिम्मत करके कहा। ऐसा मैं तुम्हें खा तो नहीं जाऊँगा प्लीज़। नूर मनमनाई। शायान का फ़ोन रिंग करने लगा तो वो मुस्कुराता हुआ पीछे हुआ। नूर शुक्र अदा करती वॉशरूम में हम चली गई। हाँ मीरा बोलो। शायान तुम सच में मुझे छोड़ दोगे? देखो मीरा मैंने तुम्हें सारी बात समझाई है कि फ़िलहाल अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं आ सकता, इसलिए तुम पाकिस्तान आ जाओ। अब तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या? शायान लेकिन नूर। मीरा मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि और अब फिर से कह रहा हूँ कि अगर तुम ये रिश्ता ख़त्म कर चुकी हो तो ये बात याद रखना, अगर मैंने तुमसे ताल्लुक़ तोड़ा तो तुम सारी ज़िंदगी भी मेरे सामने रोती रहोगी ना, तो मैं वापस नहीं आऊँगा, इसलिए सोच लो। शायान टांग पर टांग चढ़ाए आराम से बैठ गया। नहीं नहीं शायान मैं आ जाती हूँ पाकिस्तान, लेकिन तुम मुझे मत छोड़ना, गुड गर्ल। कहकर शायान मुस्कुराने लगा। कब आओगी अब ये बताओ? जब तुम कहो। पहली जो भी फ्लाइट मिलती है आ जाओ, मिस कर रहा हूँ तुम्हें। मीरा के लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई। ओके डियर, जल्दी आना, मैं बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। यार मॉम की कॉल आ रही है, बाद में करता हूँ तुमसे बात। कहकर शायान ने फ़ोन बंद कर दिया और मामा से बात करने लगा। बेगम आइंदा किसी भी तकरीब में आप शिरकत मत कीजिएगा, मैं अकेला ही चला जाऊँगा। मरीम के मामा पापा कुछ देर पहले ही घर पहुँचे थे, वो लोग नूर और शायान के साथ ही निकल आए थे। आप इसलिए कह रहे हैं ना ताकि मैं दुखी ना हूँ? बहुत समझदार हैं आप, वो मुस्कुराते हुए बोले। लेकिन आप जाएंगे तो आपको भी ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। सो तो है, लेकिन ख़वातीन मर्दों की निस्बत ज़्यादा बातें बनाती हैं। वैसे भी आप आगे से कोशिश करूँगा कि ये ना ही जाएँ तो बेहतर है। आपको कभी मरियम की याद नहीं आई? इसका तो नाम भी मत लें। लेकिन फिर भी वो हंसी होगी। जिन यादों से तकलीफ़ हुआ हो ना, उन्हें सोचा नहीं करते। आप कैसे सब संभाल रहे हैं, मुझे तो हैरत होती है। वो अल्लाह है ना, अब तक हमें हिम्मत दे रहा है और आगे भी देगा। आप बस बच्चियों के साथ रहा करें और ज़्यादा से ज़्यादा समझाया करें, उन्हें सही गलत में फ़र्क बताएं। आपको क्या लगता है मैंने मरियम को नहीं सिखाया था ये सब? वो तड़प उठी। मैं जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ, अब मज़ीद हिम्मत नहीं है। ना ही मैं चाहता हूँ कि लोग हमारी परवरिश पर सवाल उठाएं। वो आंखें साफ करती बाहर निकल गई। नूर, नूर कहाँ है नूर? शायन चिल्लाता हुआ नीचे आया और मेरीन से पूछने लगा। शायद किचन में हो, मेरीन ने मुख्तसर सा जवाब दिया। नूर जल्दी से खाला के कमरे से निकल कर आई। जी जी की बच्ची, ये क्या किया तुमने? शायन गुस्से से देखता लैपटॉप सामने करता हुआ बोला। खाला और चाची भी आ गई। शायन आराम से बोलो बेटा, ऐसी क्या बात हो गई है? खाला आते ही इसे बोलने लगी। आप ज़रा अपनी लाडली से पूछिए कि ये सब क्या है। खाला ने सवारी नज़रों से नूर की जानिब देखा। नूर ने लाइमी से कंधे उचकाए। मेरा लैपटॉप मैडम ने धो दिया है। सीरियसली नूर, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है यकीनन। शायान दांत पीसते हुए बोला। लेकिन मैंने तो नहीं किया। शट अप, एक तो काम ख़राब कर देती हो फिर झूठ बोलती हो। शायन मैं क्यों करूँगी ऐसा? नूर ने एहतजाज करना चाहा। मॉम लिसन, ये लास्ट गलती थी इसकी, और अब अगर इसके बाद कोई गलती हुई तो ये घर से बाहर होगी। कहकर वो वॉकआउट कर गया। महरीन दिल ही दिल में खुश हो रही थी। नूर सोफे पर बैठ कर रोने लगी। खाला मैंने नहीं किया, मैं जानती हूँ मेरी बच्ची। खाला इसे अपने साथ लगाती हुई बोली। क्या मुझे इतनी समझ नहीं है कि लैपटॉप रखना है या धोना है? शायान ने मुझे बोला था कि लैपटॉप रखा और मैं रख कर आपके पास आ गई। नूर रोती हुई सारी वारदात बताने लगी। अच्छा चलो चुप, मैं बात करूंगी, इससे फिक्र मत करो तुम। खाला से चुप करवाती हुई बोली। घर से बाहर निकलते ही मीरा की कॉल आने लगी। हाँ मीरा बोलो। जानी मैं आ चुकी हूँ, अब तुम मुझे रिसीव करने आ जाओ। मीरा पुरजोश सी बोली। ओके 20 मिनट में पहुँच जाऊँगा। शायान ने फ़ोन बंद कर दिया। नूर इसका दिमाग ख़राब कर दिया था। हर गलत काम यही लड़की करती है। शायान कुर्ते हुए सोचने लगा। शायान मेरी रहाइश कहाँ होगी? मीरा फिक्रमंदी से बोली। डोंट वरी, मेरे घर में ही रहना है तुम्हें। मीरा पुरसुकून सी होकर शायान को देखने लगी, जो इस वक्त सन ग्लासेस लगाए अपनी तमाम तर बारूब शख्सियत समेत दिल में उतर रहा था। गाड़ी पोर्च में खड़ी करके शायान मीरा का हाथ थामे अंदर की जानिब कदम बढ़ाने लगा। मीरा को देखकर सब शिशदरा रह गए। नूर के लिए शक्ल अनजानी थी, क्योंकि इसने सिर्फ मीरा का जिक्र सुना था, कभी देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। लेकिन जिस तरह शायन इसे लाया था वो समझ गई कि ये मीरा ही होगी। टाइट जीन्स पर टी शर्ट पहने, आंखों पर सन ग्लासेस लगाए, ब्लॉन्ड कलर के बाल खोले हुए थे, रंग रूप में भी बला का था। बुलाशबा किसी का भी दिल इस पर आ सकता था। शायन के पहलू में खड़ी थी, वो दोनों परफेक्ट कपल की अक्कासी कर रहे थे। नूर खुद का मुवाजना करती हुई सर झटकने लगी। भला इसका क्या मुकाबला इन दोनों से? मीरा आगे बढ़कर सबसे मिली, बशमूल नूर। सब बैठ गए तो नूर ने किचन का रुख किया। आफाक समझ चुका था कि नूर पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। देखिए सर, प्लीज़ मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है, एक चांस तो दे आप मुझे प्लीज़ सर, मैं आपको मायूस नहीं करूँगी। वो दरवाज़ा है, आप जा सकती हैं। एक बार आपको इन्फॉर्म कर दिया गया आप इस जॉब्स के लिए एलिजिबल नहीं हैं, तो फिर क्यों ज़िद कर रही हैं? प्लीज़ सर, आई नीड इट बैडली, प्लीज़ रिक्वेस्ट ही समझ लें। जी सिक्योरिटी को भेजे अंदर, उन्होंने फ़ोन मिलाकर कहा। रहने दे, मैं चली जाती हूँ। वो आंसू साफ करती इस इंसान की बेइज्जती पर मातम करती निकल गई। आज भी इसे नाकामी ही मिली थी। वो सर बढ़ती पैदल चलने लगी।
शायान मैं तुम्हारे रूम में रहूंगी, नूर को तुम गेस्ट रूम में शिफ्ट करा दो। शायान के माथे पर हैरानी की लकीरें उभरी। मीरा आर यू आउट ऑफ योर सेंसेस? तुम्हें मालूम भी है तुम क्या बोल रही हो? मीरा शायान का हाथ थामे बैठी थी। इसमें क्या बुराई है? हम दुबई में भी तो अक्सर बेशतर एक ही रूम में एडजस्ट कर लेते थे, तो फिर यहाँ क्यों नहीं? मीरा मुंह बनाते हुए बोली, दुबई डियर वो दुबई था और ये पाकिस्तान में मेरा घर है। यहाँ हम दोनों अकेले नहीं हैं, सब फैमिली मेम्बर भी हैं। लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि नूर तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में रहे। मीरा मैं तुम्हारी इस तरह की बेजा जिद पूरी नहीं कर सकता। तुम्हें गेस्ट रूम में रहना है, सो बिना कोई चूं चरा किए तुम वहाँ होगी। मीरा इसका हाथ झटकती हुई पीछे को होकर बैठ गई। वो दोनों सोफे पर आमने सामने बैठे थे। नूर आती जाती इन दोनों को देख रही थी, लेकिन इसके पास कोई हक नहीं था, तो वो कैसे एतराज़ कर सकती थी। सो खामोशी से अपने काम में मसरूफ़ हो गई। नूर, शाया ने इसे आवाज़ दी। जी। नूर किचन से बाहर आती हुई बोली, एक कप कॉफ़ी तो बना दो, मुझसे काम नहीं हो रहा। वो लैपटॉप खोले बैठा था। जी अच्छा कहकर नूर मुड़ने ही लगी थी जब मीरा की आवाज़ इसके कानों में पड़ी। नूर मुझे भी मिल सकती है क्या? वो अपनी नर्म सी आवाज़ में बोली। श्योर। साथ ही नूर किचन में चली गई। मीरा को अच्छा नहीं लगा था शायान का यूं बुलाना, ना जाने रूम में क्या करते होंगे। मीरा मुंह बसोरती सोचने लगी। नूर आखिर आप क्यों बिला वजह ये तकलीफ बर्दाश्त कर रही हैं? दो लगा देती भाई के। आफाक तिलमिलाता हुआ बोला। नूर मुस्कुराती हुई गोया हुई। आफाक तुम्हें मालूम है इस दर्द में भी सुकून है, क्योंकि ये शायान का दिया हुआ है। वो मुझे मोहब्बत तो नहीं दे सकते, चलो दर्द ही सही, कुछ तो देते हैं। नूर कोई शक नहीं, पागल हो बिल्कुल। हो सकता है, लेकिन अब यहाँ आकर वापस जाना मेरे लिए नामुमकिन सा हो गया है। नूर दूर खिलाव में देखती हुई बोल रही थी। इतनी मोहब्बत करती हैं भाई से? मोहब्बत? नूर ने जेर लब दोहराया। कभी की नहीं, इसलिए मोहब्बत के मानी मैं नहीं जानती। मैं तो बस इतना जानती हूँ, मेरे अल्लाह ने उन्हें मेरा हमसफ़र मुंतखब किया है। मेरा तो जीना मरना इन्हीं के लिए है। अब अल्लाह के भरोसे से ही मैं इस घर में शायान के हमरा अब तक हूँ, वरना शायद कब की जा चुकी होती। यार आप इनको सुना दिया करें। आफाक उलझा उलझा सा बोला। आफाक वो मेरे मजाजी खुदा है, मैं कैसे इनको सुना सकती हूँ? नूर हैरत से तकने लगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ये सब करते रहे? वो मुंह बनाते हुए बोले। वो जो करते हैं ये इनका हिसाब है, वो जो वो खुद देंगे। मेरा मेरा जो फ़र्ज़ है वो मैं करूँगी। मैं ये नहीं कहता इस रिश्ते को मत निभाएं, लेकिन ज़रा उन्हें भी लगाम डालें, ज़्यादा ही उछलने लगे हैं। आफाक शरारत से बोला। शायान आप? नूर शशदरा से आफाक की जानिब देखती हुई बोली। आफाक होनक ज़दा रह गया। भाई मेरे पीछे शिट। इसने आंखें बंद कर ली। नूर हंसने लगी। आफाक ने पहले नूर को, फिर चेहरा मोड़ के अपनी पुश्त पर देखा तो वहाँ किसी इंसान का वजूद नहीं था। अच्छा, तो अब आप भी मजाक करेंगी? तो क्या सिर्फ तुम ही कर सकते हो देवर जी? नूर मज़े से बोली। आफाक को हैरत हुई थी नूर की हिम्मत और बर्दाश्त पर। वो उठकर अंदर चल दिया। नूर घास पर पाँव रखकर बैठ गई, जो ओस के बायस ठंडी महसूस हो रही थी। नूर ने हथेली फैलाकर इस हल्की फुहार को जमा करने की कोशिश की और अपनी इस कोशिश पर खुद ही मुस्कुरा दी। सूरज की किरणें निकलना शुरू हो रही थी। वो दुपट्टा चेहरे के गिर्द लिए मासूमियत और पाकीज़गी का पैकर लग रही थी। ऐसी मोहब्बत करती थी वो, बेगर्ज बेलोज, जिसमें न बदले की चाह थी, न तलब। इसका साथ ही जिंदगी बख्श था। ईमान और फातिमा पर सख्ती हो गई थी। मुजीब खुद दोनों बहनों को छोड़ने और लेने जाता। उन्हें किसी रिश्तेदार या दोस्त के घर जाने की इजाज़त नहीं थी। सिर्फ नादिया के घर वो चली जाती, वो भी अगर आफाक खुद लेने आ जाए, वरना नहीं। ईमान से मोबाइल वापस ले लिया गया। मामा हर वक्त दोनों के साथ रहती, उन्हें समझाती रहती कि बेटा, माँ बाप कभी अपनी औलाद के लिए बुरा नहीं सोचते। आप दोनों ने मामा पापा की बरबरदारी करनी है। फातिमा अक्सर पूछती, मामा मरियम आप ही कहाँ चली गई हैं? बेटा वो पढ़ने के लिए मुल्क से बाहर गई हैं। तो वो फ़ोन क्यों नहीं करती हमें? वो काफ़ी छोटी थी अभी, इन बातों की इसे समझ नहीं थी, इसलिए मरियम के मुतालिक घर में कोई बात ना होती ताकि इसके दिमाग पर कोई गलत असर ना पड़े। यहाँ पर आकर मामा खामोश हो जाती और ईमान को इशारा करती कि वो इसे मसरूफ़ कर दे किसी काम में। इन सब इनकी ज़िंदगी बस घर तक महदूद थी। किसी के यहाँ वो इसके लिए नहीं जाते कि उनकी कड़वी कसीली बातें कैसे बर्दाश्त करेंगी। मरियम के जाने का दुख कम तो नहीं था, जो दुनिया मजीद इसे खरीदने लग जाती है। वो जो लोग एहसास करने वाले हैं, वो आटे में नमक के बराबर हैं। बेहिस लोग इन्हें भी नहीं बख्शते। अच्छे लोगों को कौन जीने देता है? यहाँ अल्लाह ने इंसान बनाए ताकि वो एक दूसरे का ख्याल करें, एक दूसरे के कम में शरीक हों, लेकिन हम तो इस चीज़ के मुखालिफ चल रहे हैं। इनका साथ देना तो दूर, हम उनकी तकलीफ में इजाफा करते हैं। खुदा के लिए बोलने से पहले एक बार सोच लिया करें, सामने वाले के सीने में भी दिल है, पत्थर नहीं जो दुखता नहीं। आजकल दुनिया में लोग तो बहुत है, लेकिन इंसान बहुत कम। इंसान तो वही है ना जिसके दिल में एहसास हो, जो दूसरों के काम आए, ना कि इनके रास्ते का पत्थर बन जाए। वो तनहा चलती हुई जा रही थी जब इसे आवाज़ सुनाई दी। इसने मुड़कर देखा तो एक नौजवान मुस्कुराता हुआ कुछ बोल रहा था। वो तेज़ तेज़ कदम उठाने लगी। इसने चेहरा मोड़कर देखा तो वो इंसान अभी भी इसका ताक़ुब कर रहा था। अरे बात तो सुने मैडम, वो इसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। वो करंट खाकर दूर हुई। इसको पसीने आने लगा। या अल्लाह, अब मैं क्या करूँ, सोचते हुए मजीद तेज़ी से कदम उठाने लगी। कुछ फासले पर भीड़ थी, वो भी इस भीड़ में गुम हुई होकर एक गली में निकल आई। इस माशरे में एक औरत तनहा नहीं रह सकती। आज यकीन आ गया, क्योंकि हम इस तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं कि हम बेखौफ खतर घर से निकल सके, तो चंद कदम का फासला भी एक मुश्किल सफ़र बन जाता है।
जब से मीरा आई थी शायान नूर से बात ही नहीं करता था। करता तो पहले भी नहीं था, लेकिन अब तो घर आने के बाद सारा वक्त मीरा को देता। नूर खाला के कमरे में बैठी थी। खाला, मेरे यहाँ रहने की म्याद ख़त्म हो चुकी है। नूर मेरी जान, तुम परेशान क्यों होती हो? मीरा जैसी लड़की को कभी अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। इसका लिबास देखा है ना तुमने? मुझे शर्म आती है ऐसे देखकर, लेकिन इसे तो कोई परवाह ही नहीं। खाला, ये बातें अहमियत की हामिल नहीं। बात तो यही ख़त्म हो जाती है कि वो शायान की मोहब्बत और मैं ज़बरदस्ती बांधी गई हूँ। तुमने हार मान ली नूर। अपने शोहर को प्लेट में सजा कर इसे पेश कर दोगी? नहीं खाला, तो फिर यहाँ तक आकर पीछे क्यों हट रही हो? अल्लाह ने तुम दोनों का रिश्ता जोड़ा है जिसे शायान या कोई और नहीं तोड़ सकता, जब तक अल्लाह की रज़ा इसमें शामिल ना हो। मैं जानती हूँ, लेकिन जब से मीरा आई है ना, यहाँ रहने का दिल नहीं कर रहा। ठीक है, फिर अगर तुम न जाना चाहती हो तो मैं नहीं रोकूंगी, लेकिन ये याद रखना, अगर अब तुम चली गई ना तो दोबारा शायान तक जाने वाला हर रास्ता बंद हो जाएगा। नूर सोचते हुए बोलने लगी। ठीक है खाला, मैं नहीं जाऊँगी। जब तक मुझ में हिम्मत है मैं अपनी जंग लड़ूंगी। बिल्कुल मेरी बच्ची, खाला इसके सर पर हाथ फेरती हुई बोली। पता है नूर, जब भी बाजी का फ़ोन आता है खफा होती हैं कि नूर आने ही नहीं देती। नूर मुस्कुराने लगी। खाला, नमाज का टाइम हो गया, मैं चलती हूँ। नूर घड़ी देखती हुई उठ गई। अल्लाह करे आज जॉब मिल जाए। वो सारा रास्ता दुआएं करती हुई ऑफिस पहुंची। पहले तो घंटा इसने इंतजार किया, और अब जब वो इंटरव्यू देने गई तो इसे यहाँ पर आने पर अफसोस होने लगा। इसके अंदर दाखिल होते ही वो सर से लेकर पाँव तक इसका जायजा लेने लगा। वो खूबसूरत थी, वो अपनी जगह से उठकर इसके सामने आ गया। वो थूक निकलती 2 कदम पीछे हटी। जॉब चाहिए जी? वो इसके चेहरे पर नजरें गाड़े इसका हाथ पकड़ने लगा। ये क्या बदतमीजी है? इसने अपना हाथ आज़ाद करवाया बॉस की गिरफ्त से। मेरी पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब भी है, वो तुम्हें मिल सकती है। बोलते बोलते हुए इसके चेहरे पर आए बालों को पीछे करते हुए बोला, ऐसी घटिया जॉब नहीं चाहिए मुझे। ज़रूरतमंद हूँ लेकिन बेगैरत नहीं। वो इसे परे धकेलती हुई दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गए। आंसू टप टप इसकी आंखों से रवाना हो गए। या अल्लाह, ये दुनिया कितनी घटिया और जालिम है। इंसान की शक्ल में भेड़िए छुपे हैं। वो बार बार अपना हाथ रगड़ रही थी। यहाँ से इसने पकड़ा था। आज भी वो मायूसी से वापस चल दी। चंद ही दिनों में मीरा सबके साथ घुल मिल गई। आज भी वो सबके साथ बैठी खुश गप्पे में मसरूफ थी। नूर किचन में मसरूफ थी। आज चाची के मेके वाले आए हुए थे। नूर सबसे मिलकर किचन में लगी हुई थी और मीरा दाद वसूल करने में मसरूफ थी। खाना डाइनिंग टेबल पर लगाने के बाद चाची की भाभी बोली, भाई नूर तो किसी से मिलती ही नहीं, जब से आए हैं किचन में ही है। जब मुलाजिम है तो फिर क्या ज़रूरत है काम करने की? और मीरा को देखो सबके साथ हंसी मजाक कर रही है, जबकि नूर अपनी होकर किसी को बुलाना गवारा नहीं करती। ये सब बात सबने महसूस की। नूर ने आती माजरत की। जब सबसे जैसे ही वो शायन के साथ वाली कुर्सी पर बैठने लगी, मीरा जल्दी से वहाँ बैठ गई। नूर के अंदर कुछ टूटा। नूर के साथ साथ आफाक को भी बुरा लगा, लेकिन इसने ना बोलने की कसम खा रखी थी। नूर को इस हाल में देखकर इसे तकलीफ हुई। नहीं नूर, मैं आपको इस हाल में अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा तो अब मेरा भी फ़र्ज़ बनता है, आफाक दिल में सोचने लगा। नूर दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। नूर का दिल बुझ गया। वो किसी से बात नहीं कर रही थी और मीरा अपने नंबर बनाने में लगी थी। नूर, आपका दिमाग ख़राब है क्या? आफाक की गुस्से से भरपूर आवाज़ आई। नूर ने हैरत से इसे देखा। आप इस घर की मासी नहीं है, समझी आप? वो मसनूई खौफी से बोला। नूर हंसने लगी तो आफाक भी हंस दिया। अब आप ये काम छोड़कर 2 कप कॉफ़ी की बनाए और मेरे साथ चलें। वह आज मेरा देवर भी रोब डाल रहा है। तुम्हारे भाई कम हैं क्या? नूर शरारत से बोली। जी, मैंने सोचा जो कमी बेशी इनसे रह गई है वो मैं पूरी कर दूँ। शायन किचन के दरवाजे में वस में खड़ा दोनों को सुन रहा था। अच्छा जी, तो यहाँ देवर और भाभी मिलकर भाई की बुराइयां कर रहे हैं। शायन ने भी हिस्सा डाला। नूर का सांस तो वहीं रुक गया। ये हमेशा गलत वक्त पर टाइम पर ही क्यों आते हैं? दिल ही दिल में कोसने लगी। बिल्कुल, बहुत दिन हो गया आपको किसी लकब से नहीं नवाजा ना। आपकी बेगम के पेट में दर्द हो रहा था। आफाक की बात पर शायन हंसने लगा। नूर को दोनों यूं हंसते हुए अच्छे लग रहे थे। आफाक, तुम मेरे साथ हो या इनके साथ? नूर खफगी से बोली। वो कहते हैं ना, बीच की बिल्ली हूँ मैं, वो हूँ। तुम बिल्ली नहीं बिल्ले हो। नूर हंसते हुए बोली। शायन भी हंस रहा था। आपको पता है भाई, अभी नूर कह रही थी कि देखना तुम्हारे जल्लाद भाई आएंगे और कॉफ़ी का ऑर्डर देकर चले जाएंगे। नूर, तुम अभी भी इन्हें अलकबाज से मुझे नवाजती हो? शायान इसे घूरते हुए बोला। नहीं शायान, ये झूठा है एक नंबर का। नूर ने आफाक को कप मारा जिसे इसने महारत से कैच कर लिया। शायान हंसने लगा। नूर ना समझी से देखने लगी। आज पहली बार वो गुस्सा नहीं हुआ था। यार आफाक, वैसे राज की बात है, ये दुनिया की वाहिद है जिस पर सबसे ज़्यादा मेरी दहशत है। शायन आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगा। आफाक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बताता हूँ मैं अभी भाभी को। चल बता, बाद में सारे काम भी फिर भाभी से ही करवाना। शायान इसकी कमर पर धप लगाता हुआ बोला। आफाक ने मुंह बना लिया। काफ़ी मिल जाएगी आज की तारीख में या फिर अगली सदी का इंतजार करना पड़ेगा? शायान नूर के साथ शेल्फ पर हाथ रखते हुए बोला। नूर हड़बड़ा गई। बस ये हो गई। नूर इसे वक्त थमाती हुई बोली। शायन मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। नूर के लिए तो इतना ही बहुत था। वो शायन की पुष्ट को देखने लगी। जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हो गया, आफाक बगौर से देख रहा था। बस करो बीबी, आफाक के साथ इसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोला। नूर हंसती हुई इसके साथ बाहर निकल आई। मीरा जो बाहर खड़ी इन सब की तकरार सुन रही थी, कलस कर रह गई। नूर और आफाक गार्डन में बैठ गए। हाँ बोलो, नूर सिप लेती हुई बोली। ऐसे ना बोलें, प्यार हो जाएगा। आफाक शर्माते हुए बोला। एक तुम्हारे लग जाए ना तो सारा प्यार निकल जाएगा। नूर हंसते हुए बोली। पता है नूर, मेरा तो दिल चाहता है ये जो मीरा है ना, वो सरगोशी करने लगा। हाँ तो? नूर भी इसके अंदाज में बोली। लौंगी डांस वाले गाने में शाहरुख खान की लौंगी में डालकर इसे दुबई के किसी बेच पर फेंक आऊं। आफाक मुंह बनाते हुए बोला। इसकी बात पर नूर के बेख्तियार कह के बुलंद हुए। आफाक, तुम्हारा कोई भरोसा भी नहीं है। नूर मुंह पर हाथ रखती हुई बोली। मुझे तो डाइन लगती है। तोबा आफाक, क्या क्या सोचते रहते हो तुम? नूर, आपको पता है वो बहुत शातिर है। आफाक संजीदगी से बोला।
मतलब मतलब आप बेवकूफ़ हैं। नूर बुरा मान गई। वो सबके साथ अच्छा बर्ताव रखे हुए है ताकि सबसे अच्छा बोले और आपको बुरा। वो जानती है पाकिस्तानी फैमिलीज़ में ऐसा ही होता है, मेंबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात हों तो आप कामयाब हैं, और वो आपको किचन में मसरूफ़ रखकर खुद को अच्छा शो करवा रही है। खाना बनाने के लिए मीरा ने आपको बोला था ना? हाँ। नूर ने सर हिलाते हुए कहा। तो आपको इतनी समझ नहीं है क्या? वो आपकी जगह लेने की कोशिश कर रही है। भाई को तो वो पहले ही से अपने हाथ में ली हुई है, अब फैमिली को भी ले रही है। लेकिन आफाक, इसने मुझे कहा था कि मेरे हाथ का खाना बहुत टेस्टी है। पागल हैं आप। वो आपको बुद्धू बना रही है। दुबई के आला से आला जगह से वो खा चुकी है। आपका खाना इसे पसंद आना था। आफाक नफ़ी में सर हिलाता हुआ बोला। अपनी जगह इसे मत दें। आप सिर्फ भाई का काम करती हैं तो सिर्फ इन्हीं का काम करें, पूरे घर का काम नहीं। इसके लिए मुलाजिम हैं, समझी आप? आफाक इसे डरते हुए बोला। अच्छा दादाजी, समझ गई। नूर मुस्कुराती हुई बोली तो आफाक भी मुस्कुरा दिया। वैसे मुझे लगता है आज तुम जिंदा हुए हो। बिल्कुल, मैं अपनी बेस्टी के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। अच्छा मैं चलती हूँ, टाइम देखो कितना हो गया है। नूर मोबाइल के इसके सामने करती उठ गई। आफाक ने ओके का साइन दिखाया। नूर कमरे में आई तो मीरा शायन के साथ चिपकी बैठी थी। नूर को देखकर ही मीरा का हल्क कड़वा हो गया। नूर, अभी हम बिजी हैं, तुम बाद में आ जाना, मीरा मुस्कुराती हुई बोली। नूर शायन को देखने लगी। मीरा, ऐसे करो, काफ़ी लेट हो गया है, सो तुम अपने रूम में चले जाओ, बाकी काम सुबह देख लेंगे। लेकिन शायन, मीरा ने मुखालफत करनी चाहिए। मीरा, मैं थक गया हूँ, कोई बहस नहीं, शायन लैपटॉप बंद करते हुए बोला। नूर खामोशी खड़ी इन दोनों को सुन रही थी। मीरा पैर पटकती हुई बाहर निकल गई। नूर नमाज पढ़ने खड़ी हो गई। शायन इसे देख रहा था। नूर दुआ मांग कर आई तो शायन ने गुफ्तगू का आगाज़ किया। नूर, तुम नमाज क्यों पढ़ती हो? शायन उलझा उलझा लग रहा था। मैं नमाज इसलिए पढ़ती हूँ क्योंकि अल्लाह ने हम पर फ़र्ज़ किया है, और लेकिन और भी तो बहुत से काम फ़र्ज़ हैं, वो सब क्यों नहीं करती? मैं कोशिश करती हूँ कि सभी करूँ। यहाँ तुम्हें, यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं देख रहा, फिर चाहे ना भी पढ़ो। शायन, आपका मतलब है मैं दिखावे के लिए पढ़ती हूँ? नूर को सदमा लगा। शायद। शायन ने कंधे उचकाए। आप ज़रूरी तो नहीं, मुझसे सारे काम नहीं होते ना, तो मैं ये भी छोड़ दूँ? इस तरह से तो इंसान कुछ भी अच्छा ना करे। शायन खामोश हो गया। नूर की आंखों में नमकीन पानी जमा होने लगा। नूर को इसकी बातें तकलीफ दी थी। आप भी तो पढ़ते हैं? नूर फिर से बोली। हाँ, जब कभी वक्त मिल जाए तो पढ़ लेता हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं, सारी बाकायदगी से। शायन के लहजे में नदामत थी। नूर से झटकती लेट गई। शायन को भी महसूस हुआ शायद इसने वो नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन अब तो कह दिया, क्या कर सकता हूँ अब मैं। शायन कंधे उचकाता लाइट ऑफ करने लगा। अंकल प्लीज़ मुझे उधार दे दे, मैं आपको वापस कर दूंगी। वो मेहनत करने लगी। ना बहन, पहले ही तुम काफ़ी उधार ले चुकी हो, जिसकी वापसी की अब कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही, तो मैं मजीद क्यों दूँ? वो कतियत से बोले। प्लीज़, पहले भी है तो आपसे ही सारा सामान लेती हूँ, बस मुझे जॉब मिल जाएगी, आपका जितना कर्ज है सब पहले लुटा दूंगी। ना बीबी, मुझे ख्वाब मत दिखाओ और मेरा वक्त ज़ाया मत करो, चलती बनो यहाँ से। वो बाहर की जानिब इशारा करते हुए बोला। जब पेट खाली और जेब में ठेला ना हो तो भीख मांगने पर भी मजबूर हो जाता है इंसान। इंसान तकलीफ में हो तो खुदा बहुत याद आता है। या अल्लाह, मैं कैसे संभालूं चीज़ों को, मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो सुबह से भूखी प्यासी जॉब के लिए ख्वार हो रही थी। गुर्बत भी कितनी बुरी चीज़ है, अच्छे अच्छों को रुला देती है। वो मायूसी से वापस घर आ गई। इसके एक कमरे पर मुश्तमिल छोटे से घर के एक चूल्हे के नाम पर बने किचन में खाने को कुछ भी नहीं था। इसने आटा गूंदा, रोटी पका ली और एक प्याज लेकर बैठ गई। देख कर ही इसकी आंखें छलकने लगी। मरती क्या ना करती, खाना पड़ा। आंखें बंद किए खाने लगी। अब पेट तो भरना ही था, सो कुछ अच्छा तो मिलने से रहा, जो था इसी में गुजारा करने लगी। जिंदगी से नहीं, जिंदगी की तलखियों से डर लगता है, जो आपको तोड़ कर रख देती हैं। वैसे जब मुझे भी ऐसी ही तलखियों ने तोड़ा है। काश जिंदगी फूलों की सज होते, लेकिन हम क्यों भूल जाते हैं कि कांटे भी इनके साथ ही होते हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा मालूम होता है मेरे हिस्से में सिर्फ कांटे आए हैं। वो तंजिया मुस्कुराने लगी। मामा, मेरा एक दोस्त बता रहा था इसने मरियम को देखा है। मुजीब आहिस्ते से बोल रहा था। वो इधर उधर देखने लगी, फिर गोया हुई। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पापा ने सख्ती से मना किया है। जी जी, इसलिए तो आपसे शेयर कर रहा हूँ। कौन से दोस्त ने देखा है और कहाँ है, कैसी है वो? एक ही सांस में कई सवाल कर डाले। रिलैक्स मामा, कराची में जो रहता है, इसने देखा है, बता रहा था किसी मॉल में नजर आई थी, देखने में तो ठीक ही लग रही थी। मुजीब की बात से इनके दिल को ढारस मिली। मुझे लगता है मामा वो हमारे बगैर बहुत खुश है। इसकी आंखों में पानी जमा होने लगा। बस बस बेटा, इसने अपनी खुशी का इंतखाब किया है, मैं ये तुम क्या कर सकते हैं। वो खुश है तो फिर अल्लाह इसे खुश ही रखे। मुजीब ने उदासी से चेहरा झुका लिया। और ये बात किससे मत करना, ठीक है ना? वैसे तुम भी करती हुई उठ गई। जी ठीक है। यार मरियम, काश तुम ना जाती, कितना एंजॉय करते थे हम सब। और अब तुम घर में हमेशा ऐसा लगता है शोक मना रहे हैं, कोई किसी से बात ही नहीं करता। हंसी मजाक तो बहुत दूर की बात है। वो दूर खिला में देखते हुए सोचने लगा। किसी तरह एक इंसान की ज़िंदगी से बाकी सब इंसानों की ज़िंदगी मुतासर होती है, लेकिन इंसान अपनी खुशी के लिए इतना खुदगर्ज बन जाता है कि बाकी सबकी खुशी की कोई अहमियत ही नहीं रहती। मरियम ने भी खुदगर्जी का मुजाहरा किया था, अपनी खुशियाँ पाने के लिए बाकी सबकी खुशियों की कुर्बानी दे दी। आफाक मरे मरे कदम उठाता अपने कमरे में आया और मरियम से जुड़ी तमाम चीज़ें, बशमूल अपनी और मरियम की मंगनी की अंगूठी ज़मीन पर रखकर घूरने लगा। लाइटर निकाला और हर चीज़ को आग लगा दी। ऐसी एक ही आग के इसके दिल में भी भड़क रही थी, जो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। ये लो मरियम, आज तुमसे जुड़ी हर चीज़ और हर चीज़ मैंने, और हर याद मैंने जला दी। मैंने बढ़ गया, मैं भी आगे जैसे तुम बढ़ गई, लेकिन तुम आगे नहीं बढ़ी तो तुम सबको कुचल कर गई हो। अब इसे आफाक किसी मरियम को नहीं जानता, ना ही मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह बाकी है। लेकिन एक बात याद रखना मरियम, एक दिन तुम आओगी मेरे पास, लेकिन तब मैं पहले जैसा नहीं रहूँगी। तुमने मुझे ठुकरा दिया, मेरी मोहब्बत को देखना, खुदा तुम्हें ठुकराएगा। आफाक आंसू साफ करते हुए उठ गया। नूर, आई एम सॉरी। शायन नूर के सामने आते हुए बोला। कि इसलिए सॉरी? नूर अनजान बनी। रात के लिए मुझे वो नहीं बोलना चाहिए था। नूर इस बात में सर हिलाकर अपने काम में मसरूफ़ हो गई। तुम सुबह से मुझे से कतरा रही हो, क्यों? अभी मैं सारे घर में ढूंढ कर यहाँ आया हूँ।
शायन आपने बात ही ऐसी की थी, मुझसे आपके सामने नहीं आया गया, काफ़ी टाइम हो गया है हमें साथ रहते हुए, आप मुझे इतना भी नहीं जान सके, अफ़सोस है। नूर अफ़सोस से सर हिलाती बोली, सॉरी कर तो दिया है, अब क्या करूँ मैं? एक बात मान सकते हैं आप? बोलो, अगर हो सका तो ज़रूर मीरा को होटल में ठहरा दें। तुम जेलस हो रही हो, जबकि तुम अच्छे से मैं सब जानती हूँ, लेकिन चूँकि आपने कल इसी से शादी करनी है तो इस तरह इसका यहाँ रहना मुनासिब नहीं। आप जानते हैं ये पाकिस्तान है, यहाँ लोग इस तरह से नहीं सोचते जिस तरह से बाहर के ममालिक में लोग सोचते हैं। नूर की बात में दम था, इसका यहाँ रहना मायूब लगता था। ठीक है, अगर मैं ये बात मानूँ तो मतलब तुम मेरी वो बात भूल जाओगी? जी, नूर संजीदगी से बोली। फ़ाइन, फिर देख लेना। शायन इसका मुंह थपथपाते हुए बाहर निकल गया, जैसे कि वो मीरा का थपथपाता था। मीरा जो शायन के पीछे आ रही थी, इसे ऐसे करता देखकर जल गई। दिन ब दिन इनकी नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही हैं, अब मुझे कुछ करना होगा, इससे पहले कि नूर शायन को मुझसे दूर ले जाए। मीरा के चेहरे पर शातराना मुस्कुराहट आ गई। वेल नूर, अब तुम बच कर दिखाना मुझसे। वो सोचती हुई अपने कमरे की जानिब चल दी। भाई हम कहीं बाहर क्यों नहीं जाते? फ़ातिमा शिकायत करती बोली। क्यों गुड़िया? बाहर के लोग ठीक नहीं होते, इसलिए हम बाहर नहीं जाते। लेकिन जब मरियम आपकी घर होती थी तब तो जाते थे। तब की बात और थी। अब मुझे ये बताओ, आइसक्रीम खाओगी? मुझे बात बदलते हुए बोला। लेकिन मेरी फेवरेट, वो पुरजोश सी बोली। ओके, फिर मैं अभी लेकर आता हूँ। मुझे भी इसका गल पर बोसा देता खड़ा हो गया। कितना मुश्किल था इसके सवालों का जवाब देना, ये तो ये वही जानता था, इसलिए वो हमेशा फ़ातिमा से कतराता। इसका जवाब देना हर बार इसके बस में नहीं होता। ओह! तो आज मीटर भी काट दिया आप लोगों ने। वो घर पहुंची तो वापटा वाले मीटर उतारने में मसरूफ़ थी। 3 माह का बिल है, जब दोगी तभी मीटर भी लगेगा। लेकिन मैंने कहा था अगले माह दे दूँगी। ये गवर्नमेंट के इदारे हैं, हमारे ज़ाती नहीं जो आपकी मजबूरियाँ सुने। वो सर झटकते चले गए। चलो अच्छा हुआ है खर्चा कम हो गया, वैसे भी मुझे क्या करना था बिजली से। वो उसके सोचते हुए कमरे में आकर लेट गई और सो गई। रात की किसी पर ऐसी गर्मी का एहसास हुआ, आँखें खोली तो खुद को पसीने से शराबूर पाया। हाथ में मच्छर के काटने के निशान मौजूद थे। वो खिड़की के आगे किए आहनी बाजू देखने लगी। उफ़! कोई एक मुसीबत हो तो वो टेक लगाकर बैठ गई और जिसर उठाकर हवा लेने लगी। नींद तो अब कोसों दूर थी। ये सब नाकाबिले बर्दाश्त है, न जाने गरीब मस्कीन लोग कैसे ज़िंदा रहते हैं इस हाल में। वो दुख से सोचने लगी। इनकी तकलीफ़ का ऐसा एहसास हो रहा था, दिल में एक ठेस सी उठी और चेहरा घुटनों पर रख कर रोने लगी। आजकल इसके अलावा इसके पास कोई काम न था, फ़राग़त में यही काम वो कसरत से कर रही थी। शायान, तुमने मेरा वो नेकलेस तो नहीं लिया? मीरा इसके सामने आती पूछने लगी। कौन सा? शायान लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए बोला। यार, जो तुमने मुझे दिया था वही मेरी बर्थडे पर। नहीं, मैं क्यों लूँगा? शायान याद करते हुए बोला। पता नहीं कहाँ चला गया है, मैं सुबह से ढूंढ रही हूँ लेकिन मिल नहीं रहा। मीरा परेशानी के आलम में गोया हुई। यहीं कहीं होगा, मिल जाएगा, फिक्र मत करो। हद है शायान, लेकिन मैं कैसे फिक्र ना करूँ? तुमने मुझे गिफ्ट दिया था, वो इस पर बिगड़ी तो फिर तुम्हें संभाल कर रखना चाहिए था। वो नज़रें हनूस स्क्रीन पर जमाए हुए बोला। खाला भी बैठी हुई इनको सुन रही थी, बजाय लापरवाह दिखाई दे रही थी। शायान, मीरा ने इसकी स्क्रीन पर बंद करते हुए कहा, इशारे से देखने लगा। मैं तुमसे अपनी परेशानी शेयर कर रही हूँ, तुम्हारे पास सुनने के लिए भी वक्त नहीं। सुन तो रहा हूँ काफ़ी देर से। शान मुस्कुराते हुए बोला। मुझे ढूंढ कर दो। आई डोंट नो। मीरा सीने पर बाजू लपेटती हुई बोली। अच्छा आओ, मैं खुद देखता हूँ। शायन हाथ हाथ डालते हुए बोला। इन दोनों ने मिलकर दोबारा कमरे में तलाश की, लेकिन मायूसी। अब शायन को भी फिक्र होने लगी, आखिर डायमंड का नेकलेस था, ऐसे कैसे गायब हो सकता है? मेरा तुम्हें याद है लास्ट टाइम कहाँ रखा था? शायन कल मैंने पहना था, इसके बाद मैं अपने हैंड बैग में रख दिया, लेकिन अब सुबह से नहीं मिल रहा। शायन नीचे आया और मामा से डिस्कस करने लगा। बेटा, घर से कहाँ जा सकता है? मॉम, हमने दोबारा कमरे में की तलाशी ली लेकिन नहीं मिला। अब मजबूरन सबके कमरे की तलाशी लेनी पड़ेगी। शान, क्या कह रहे हो तुम? वो हैरान हुई। मामा, वो कोई आम सा नेकलेस नहीं था, वरना मैं छोड़ देता। डायमंड क्या, और सबसे बड़ी बात, मीरा को मैंने गिफ्ट किया था। नूर को आवाज़ देने लगा। क्या काम है नूर से? वह उसके तेवर भांपने की कोशिश करने लगी। यार, नूर, एक कप कॉफ़ी का तो ला दो। वो शायन की बात नज़रअंदाज करते हुए बोला। इसे लगा मामूल के मुताबिक नूर किचन में होगी। बेटा, वो अपने घर गई है। कब गई? सुबह तो यही थी, दोपहर में गई है आफाक के साथ। ठीक। मेरा एक काम कर दो, मेरे लिए काफ़ी तुम बना दो। इस वक्त रोज़ नूर बना कर देती है, आदत सी हो गई है। खाला इसकी बात पर मुस्कुराने लगी। चलो, नूर की कमी तो महसूस हुई इसे। शायन, मेरा नेकलेस नहीं मिल रहा और तुम्हें काफ़ी की पड़ी है, मैं नहीं बना सकती। मीरा नूर के जिक्र से ही जल गई थी। अब शायन के हुक्म पर बल खाती हुई बैठ गई। शायान नफ़ी में सर हिलाता मुलाजिम को आवाज़ देने लगा। काफ़ी पीने के बाद शायान ने तरीके से चाचू से बात की और सबसे कमरे की तलाशी शुरू कर दी। इब्तिदा मेरीन के कमरे से हुई और इख्तिताम माम के कमरे तक, लेकिन नेकलेस ना मिला। शायान उलझ कर बैठ गया जब मीरा बोली। शायान, अब सिर्फ तुम्हारा कमरा रह गया है। क्या मतलब है तुम्हारा? मीरा, मैंने चोरी किया है। शायान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी भी रहती है, जब बाकी घर के अफराद के रूम चेक किए तो इसका करने का भी क्या हर्ज है? मीरा की बात पर नूर के बढ़ते कदम वहीं थम गए। क्या मतलब है तुम्हारा? मीरा नूर ज़ोर से बोली। मेरा तो कोई मतलब नहीं है, अगर तुम सच्ची हो तो तलाशी देने में क्यों हिचकिचा रही हो? मीरा इसकी जानिब रुख मोड़ती हुई बोली। ठीक से ऐसे शायान, आप ले लें तलाशी, मुझे कोई एतराज़ नहीं। सारा कमरा अच्छे से देखा लेकिन नहीं मिला। फिर सबसे लॉन में खड़े हो गया। अब आफाक और नूर का भी इजाफा हो चुका था। शायान, नूर का बैग। मीरा इसके हाथ में पकड़े बैग की जानिब इशारा करते हुए बोली। ये लो, अच्छे से तसल्ली कर लो। नूर ने बैग आगे करते हुए कहा। सब खामोश खड़े थे। शायान बैग से सारी चीज़ें निकाल कर बाहर रखता जा रहा था। शायान के चेहरे के तासुरात बदले। अब की बार जब इसने हाथ बाहर निकाला तो इसके हाथ में नेकलेस था। सारे शिश तरह रह गए। नूर की आंखें फैल गई। शायद मैंने नहीं जानती ये कैसे आया। नूर को याद है जैसे वो बैग घर से लेकर गई थी वैसे ही वापस ले आई थी, इसने तो खोल कर भी नहीं देखा था। शायद अफसोस से नफ़ी में सर हिलाने लगा। नूर, तुमसे ये तवक्को नहीं थी। शायद मैं सच बोल रही हूँ, मुझे नहीं मालूम ये कैसे मेरे बैग में आ गया। बोलते बोलते नूर के आंसू रवाना हो गए। नूर, ये बैग तुम्हारा है।
अगर तुमने नहीं रखा तो फिर कैसे तुम्हारे बैग से निकला है? शायन मैं नहीं जानती। नूर के आंसू उसके चेहरे को भिगो रहे थे। शायन तुम इतने टाइम से एक ऐसी लड़की के साथ रह रहे हो। मीरा नाक चढ़ाते हुए बोली। तुम चुप रहो, ये मेरा और मेरे शौहर का बीच का मसला है। नूर ने से जवाब दिया। और जो नेकलेस तुमने चोरी किया वो मेरा है। मीरा ने तरकी बदरकी जवाब दिया। शायन इसने जेलिस होकर मेरा नेकलेस चोरी किया होगा क्योंकि तुमने मुझे गिफ्ट दिया और इसको नहीं। शायन ये झूठी है, मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। तू चाहती थी कि हम मुझसे मुतनफ़र हो जाएं। चालबाज है, ये सी को काम होगा ये भी। शायन के थप्पड़ से नूर के बाकी अल्फाज इसके मुंह में रह गए। नूर मुंह पर हाथ रख के हैरान होती इसे देखने लगी। मीरा झूठ नहीं बोल सकती, मैं जानता हूँ। एक तो तुमने मीरा झूठ नहीं बोल सकती, मैं जानता हूँ। एक तो तुमने इसका नेकलेस उठा लिया और अपने जुर्म का एतराफ़ करने के बजाय इसे झूठी कह रही हो। लॉन में सिर्फ शायान की आवाज़ गूंज रही थी। सब खामोश खड़े तमाशा देख रहे थे। नूर की उदास आंखों में सवाल थे, खुश्क होंठों पर शिकवे थे, लेकिन वो खामोश रही। जब इस इंसान को यकीन ही नहीं था तो कुछ भी कहना फजूल था। नूर खामोशी से पिछले गार्डन की जानब चल दी। खाला भी कुछ न कह सकी कि नेकलेस नूर के बैग से बरामद हुआ था। अलबत्ता उन्हें यकीन था कि ये काम नूर का नहीं है, कोई है जिसे तंग कर रहा है। आफाक नूर के पीछे चल दिया। नूर यार बात तो सुनो। नूर अंधाधुंध चलती जा रही थी। आंसू से इसके सामने का मंजर भी धुंधलाता जा रहा था। आफाक मैं अभी बात करने की पोजीशन में नहीं हूँ। नूर एक तरफ जाकर बैठ गई। आफाक भी हांफता हुआ इसके सामने बैठ गया। नूर मैं जानता हूँ आपने नहीं किया वो। आफाक जिस इंसान को यकीन करना चाहिए इसने तो सबके सामने मेरी तसदीक कर दी। थप्पड़ मुझे थप्पड़ नहीं, खुद पर गाली महसूस हो रही है। नूर ज़ारो किरदार हो रही थी। आफाक को मीरा और शायान दोनों पर गुस्सा आने लगा। आफाक उठकर वहाँ से चला गया। नूर घुटनों पर सर रखकर बैठ गई। अल्लाह ने जिसको इसका मुहाफिज बनाया था जब वो इसके साथ नहीं खड़ा हुआ तो फिर बाकी सबकी हिमायत का क्या फ़ायदा। यान शायान आप बेशक मुझसे मोहब्बत ना करें लेकिन मुझ पर एतबार तो कर सकते थे ना।